Hey smart people, और क्या हाल है? You are most welcome to this beautiful session that's molecular basis of inheritance, right? और by the way, it's the lengthiest chapter of class 12 syllabus, but still हमें इसे स्टार्ट करना था तो हमने इसको स्टार्ट कर दिया है ना? और probably शायद 2 दिन में हमारे चैप्टर खत्म हो जाएगा। 2 दिन मीन्स आज का सेशन और नेक्स्ट सेशन जो है इस दिन में हम इस चैप्टर को निपटा रहे होंगे, रैप अप कर रहे होंगे, ठीक है। तो इस चैप्टर में सर क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या बातें होंगी, तो वो सारी बातें हम जानने वाले हैं। एंड इसके अलावा ये चैप्टर जो है आपको फॉर्मेट पता होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस द थ्योरी के बाद हम मूव कर जाते हैं आपके PYQs की तरफ, और PYQs निपटाने के बाद आपको जाना है डिस्क्रिप्शन में, जहाँ पे आपको एक टेस्ट मिलेगा। उस टेस्ट को आपको अटेम्प्ट करना है। एंड एक छोटा सा होमवर्क जो आपको हमेशा मैं देता हूँ कि आपको खुद से एक बार NCERT जरूर पढ़ लेनी है। एंड अगर आप ये 4 चीजें लगा लेते हैं तो दिस इज मोर देन इनफ फॉर द सिलेक्शन इन नीट। पहला, आपको लेक्चर्स प्रॉपर्ली देखना है, उसके अलावा PYQs लगाने हैं, तीसरा आपको टेस्ट देना है, और चौथा आपको NCERT रीड करनी है। दैट्स इट, ठीक है। तो फिर आइए सेशन को स्टार्ट करते हैं। और इस सेशन में हम काफ़ी सारी बातें करने वाले हैं, जैसे कि आप बात करोगे DNA के बारे में, एंड इट्स अ मॉलिक्यूलर बेसिस। तो इट्स लाइक हमारी जो पूरी बॉडी है ना, अब इस बॉडी को एक्चुअली बनाने वाला कौन है? Might be nature is that who actually creates this body, who actually create this body, है ना। लेकिन इंग्रेडिएंट्स क्या लग रहे हैं इसको बनाने के लिए? तो वो जो इंग्रेडिएंट्स है वो है हमारा DNA, वो है हमारा RNA, वो है हमारे प्रोटीन्स, ठीक है। अब अगर मैं इस चैप्टर को एक छोटी सी एक सिंपल सी लाइन में अगर डिफाइन करना चाहूँ तो वो भी हम बता सकते हैं। कैसे? देखो, मैं कहूँ या किसी बंदे के पास ना कर्ली हेयर्स है, तो उस कर्ली हेयर का कारण क्या है? तो आप कहेंगे कि सर देखो, DNA सबसे पहले क्या होता है, सबसे बेसिक जो यूनिट होती है वो होती है जीन्स, ठीक है। छोटे छोटे से पिद्दू से कौन है? जीन्स है, जो आपस में लग के क्या बनाते हैं? एक DNA की फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। अब वो जो DNA बन गया, उस DNA NCERT कुछ ऐसा बोलती है कि यार DNA इज इट्स अ गुड सोर्स ऑफ स्टोरिंग द इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो वो बहुत सारे DNA जो है वो बहुत सारी इंफॉर्मेशन को ना अपने अंदर स्टोर कर लेता है। इट्स लाइक अ रेसिपी बुक जिसने बहुत सारी इंफॉर्मेशन स्टोर कर रखी है, ठीक है। अब NCERT दूसरी बात बोलती है कि RNA इज अ गुड सोर्स ऑफ ट्रांसफरिंग द जेनेटिकल मटेरियल। अगर आपको जेनेटिकल मटेरियल को ट्रांसफर करना है तो RNA इज बेस्ट, अगर को स्टोर करना है तो DNA इज बेस्ट, ठीक है। तो DNA इस तरीके से स्टोर कर रखी है। वो जो DNA है वो RNA को भेजता है कि यार तू एक काम कर, इस इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर कर दे न्यूक्लियस के बाहर। अब वो RNA उसको ट्रांसफर करेगा और फाइनली न्यूक्लियस के बाहर राइबोसोम्स जो है क्या करेंगे, वो आपके प्रोटीन्स बनाना स्टार्ट कर देंगे। तो DNA से नीचे कौन है? RNA ने क्या कर दिए? प्रोटीन्स बना दिए। अब वो जो प्रोटीन्स बन रहे हैं वही तो हैं जो आपकी बॉडी में कर्ली हेयर्स लेके आ रहे हैं, या फिर आपके नेल्स की फॉर्मेशन कर रहे हैं, हेयर्स की फॉर्मेशन कर रहे हैं, स्किन की फॉर्मेशन कर रहे हैं। सब कौन कर रहे हैं? प्रोटीन्स की वजह से हो रहा है सब, ठीक है। तो दिस इज व्हाट दिस चैप्टर इज ऑल अबाउट। हमें यही पढ़ना है, हमें बात करनी है DNA के बारे में, हमें बात करनी है RNA के बारे में, और वी कैन से प्रोटीन्स के बारे में, ठीक है। इससे पहले हम जानेंगे DNA का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो ऐसी कुछ बेसिक बातें हमारे इस चैप्टर में होने वाली हैं। तो आई होप हल्का फुल्का आइडिया आपको जरूर लग गया होगा, है ना, अबाउट दिस चैप्टर। एंड तो फिर आइए स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है लक्ष्य है, मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ बायोलॉजी, और क्लास 12th का हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि है आपका मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस एट द एंट्रेंस लेवल फॉर द नीट एग्जामिनेशन, ठीक है। तो फिर आइए शुरुआत करते हैं। एंड सबसे पहले हम बात करेंगे किसके बारे में? हम बेसिकली देख लेते हैं हमें क्या क्या पढ़ना है इस चैप्टर के अंदर। द बेसिक थिंग कि हमें इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है, पहले उसकी बात कर लेते हैं। तो फर्स्ट थिंग वी विल स्टार्ट विद दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ DNA, कि DNA का स्ट्रक्चर कैसा होता है उसके बारे में हम जानेंगे, है ना। एक DNA में न्यूक्लियोसाइड होता है, न्यूक्लियोटाइड होता है, ये बात हमें जाननी है। दूसरा पॉइंट जो हम पढ़ने वाले हैं दैट इज गोइंग टू बी पैकेजिंग ऑफ DNA, कि भाई इतना सारा DNA, आपको पता है एक सेल के अंदर 2.2 मीटर, इट्स 1 मीटर, तो ऐसा इससे भी बड़ा, है ना, 2.2 मीटर लंबा धागा, एक DNA आपकी पिद्दू सी सेल के अंदर घुस जाता है। कैसे घुसता है? पैकेजिंग की मदद से। तो इसके बारे में हम जानेंगे, ठीक है। तो DNA के बारे में, पैकेजिंग के बारे में। तीसरा हम पढ़ेंगे DNA और RNA में क्या डिफरेंस है और इनका सिग्निफिकेंट क्या होता है, ठीक है। चौथा हम पढ़ेंगे कुछ एक्सपेरिमेंट्स के बारे में कि यार कैसे फर्स्ट टाइम DNA डिस्कवर किया गया था,
एंड यू विल बी शॉक टू नो कि यार पहला डीएनए जो है या डीएनए जैसा स्ट्रक्चर न्यूक्लिक एसिड जो है इट वाज एक्चुअली डिस्कवर्ड बाय फ्रेडरिक मिशर। और कहाँ से डिस्कवर किया था? एक डस्टबिन में से। यस, ठीक है। यू नो साइंटिस्ट होते हैं, है ना, उनका एक अलग ही अपना स्वैग होता है और मतलब अलग ही हरकतें कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही एक साइंटिस्ट थे फ्रेडरिक मिशर, है ना, ही इज अ ग्रेट साइंटिस्ट। तो ही वाज अ ग्रेट साइंटिस्ट जिन्होंने क्या किया एक्चुअली, ही वाज जस्ट स्टडिंग ऑन द डब्ल्यूबीसी। अब डब्ल्यूबीसी के ऊपर स्टडी कर रहे थे, उन्हें आइडिया था कि यार ह्यूमन की बॉडी में से डब्ल्यूबीसी मिलती है। वो गए हॉस्पिटल में ढूंढी उन्होंने डस्टबिन में क्या मिली? बैंडेज मिली। बैंडेज के ऊपर तो क्या होगा? ब्लड लगा होता है, ब्लड मतलब डब्ल्यूबीसी मिल जाएगी उनको वहां पे। तो ऐसे ऐसे इन्होंने डिस्कवरी, मतलब काफी सारे एक्सपेरिमेंट हम पढ़ने वाले हैं, एक लिस्ट बनाएंगे एक्सपेरिमेंट की, ठीक है। फिर हम बात करेंगे रेप्लिकेशन के बारे में, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम रेप्लिकेशन विल टॉक अबाउट द ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, फिर ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग और लैक ऑपेरॉन। तो ये सारा डिस्कशन जो है हमें करना है हमारे इस सेशन में। तो बढ़ते हैं आगे और डिस्कशन स्टार्ट करते हैं विद द वेरी बेसिक थिंग दैट इज अबाउट द डीएनए। डीएनए क्या है उसके बारे में जानते हुए चलते हैं। तो मैं कुछ बेसिक से पॉइंट लिखूंगा, है ना, बहुत फटाफट से करेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे इस वाली बात पे, बिकॉज इट्स बेसिक अगेन। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो क्या है आपके पास ये डीएनए। डीएनए सिंपली इट्स फुल फॉर्म इज डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। तो डीऑक्सी ऐसे के नाम में समझ में आ रहा है आपको, डीऑक्सी, तो एक ऑक्सीजन डिलीट हो गई है। और यही डिफरेंस है आरएनए के अंदर और डीएनए के अंदर, ठीक है। एक ऑक्सीजन, एक कहते हैं ना कि एक इंच का फर्क होता है सक्सेस को पाने में, है ना। तो ऐसी सेम यहाँ पे भी है कि आप देखोगे तो एक सिंपल ऑक्सीजन का फर्क है एक डीऑक्सी और ऑक्सी राइबोस के अंदर। इसके अलावा किसने इसको डिस्कवर किया था? तो साइंटिस्ट का नाम था फ्रेडरिक मिशर। इन्होंने फर्स्ट टाइम जो है इनको न्यूक्लियन नाम दिया था, बाद में इसका नाम चेंज कर दिया गया था ऑब्वियसली, वो हम देखेंगे आगे, ठीक है। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट, पॉलीन्यूक्लियोटाइड। पॉलीन्यूक्लियोटाइड जैसे कि इसका नाम कह रहा है आपसे, पॉली मतलब मैनी, और न्यूक्लियोटाइड का मतलब है किससे बना हुआ है? बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड से बना हुआ होता है, ठीक है। पॉली मतलब मैनी और न्यूक्लियोटाइड से बना होता है, ठीक है। अच्छा, एक बात और लिख लो डीएनए के बारे में। क्या है वो बात कि इट इज फर्स्ट ऑफ ऑल नेगेटिव, इसके पास नेगेटिव चार्ज होता है, और इसके अलावा इट इज बेसिक इन नेचर। इट इज बेसिक इन नेचर, ये दो बातें भी आपको ध्यान रखनी है इसके बारे में। अभी नेगेटिव चार्ज कहां से आ रहा है तो वही उसको जान लेते हैं, है ना। आई विल बी बैक ऑन दिस स्लाइड, और ये पूरी स्लाइड हमें भरनी है, मगर उससे पहले हम कुछ बेसिक से छोटे छोटे से पॉइंट्स है ना जो हमें हमारे माइंड में होने चाहिए अबाउट द डीएनए। तो वो कुछ पॉइंट्स में लिख के लाया हूँ, आइए उन्हें एक बार डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहली बात कि एक डीएनए में होता क्या क्या है। अच्छा, इससे पहले एक सवाल और भी आया साइंटिस्ट के माइंड में, सवाल, बहुत सारे सवाल, है ना। सवाल आए, क्या सवाल आया कि यार हमें कैसे पता कि डीएनए इज द जेनेटिकल मटेरियल, है ना। एक सेल को अगर आप जूम करोगे तो यार सेल के अंदर तो आरएनए भी है, सेल के अंदर तो राइबोसोम्स भी हैं, सेल के अंदर तो मोर प्रिसाइजली सेल के अंदर जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर अगर हम देखेंगे तो वहाँ पे डीएनए भी मिलेगा, आरएनए भी मिलेगा, प्रोटीन्स भी मिलेंगे। अब कैसे पता, हाउ डू यू नो कि यार डीएनए ही है जो जेनेटिकल मटेरियल है? तो उसके लिए एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं, बट एज ऑफ नाउ मान के चलते हैं कि यार डीएनए इज द जेनेटिकल मटेरियल। तो इसकी बात कर रहे हैं क्या क्या होता है इसके अंदर। पहली चीज पाई जाती है शुगर, पेंटोज शुगर, दूसरा पाया जाता है नाइट्रोजनस बेसिस, और तीसरा पाया जाता है फॉस्फेट ग्रुप। ये तीन चीजें पाई जाती हैं। अब जो शुगर है वो कैसी शुगर है? इट्स अ पेंटोज शुगर। पेंटोज शुगर में आप देखो दो वेरिएंट आएंगे, पहला आएगा आपके पास डीऑक्सीराइबो, एक होगा ऑक्सीराइबो शुगर, ठीक है। बस डिफरेंस ऑक्सीजन का है, जो सेकंड प्राइम लोकेशन है वहां पे क्या होगा आप देखेंगे कि ऑक्सीराइबोस में ऑक्सीजन अवेलेबल है, लेकिन डीऑक्सी में सेकंड प्राइम पे ऑक्सीजन नहीं है, वहां से ऑक्सीजन को डिलीट कर दिया गया है, ठीक है। दिस इज द स्ट्रक्चर फॉर द शुगर, और ये स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे दिख नहीं रहा तो मैं दोबारा बना के दिखा देता हूँ आपको। दिस इज हाउ इट अपीयर्स कि ये हो गई एक पेंटोज शुगर, है ना, 5 कार्बन की। दिस इज 1 प्राइम, 2 प्राइम, 3 प्राइम, 4 प्राइम, और कहीं यहाँ पे होगा CH2O3, CH2OH, ठीक है। तो ये हो गया एक पेंटोज शुगर का स्ट्रक्चर, यहाँ पे होगा OH और यहाँ पे होगा सिर्फ और सिर्फ H, ठीक है। यहाँ होगा सिर्फ H। आओ वापस आते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास नाइट्रोजनस बेसिस, दो तरह के होते हैं, पायरीन और प्यूरिन और पायरिमिडीन, ठीक है। ये आपने बायोमोलिक्यूल के स्ट्रक्चर, बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर में आपने इसका प्रॉपर स्ट्रक्चर देखा होगा। तो प्यूरिन जो होता है इट्स अ डबल रिंग स्ट्रक्चर, एंड पायरिमिडीन जो है वो एक सिंगल रिंग स्ट्रक्चर है। ऑल्दो हम जानते हैं कि यार कैसे आप इसे याद रखेंगे, प्यूरिन एक छोटा सा नाम है तो ये डबल रिंग है, और पायरिमिडीन बड़ा सा नाम है तो एक सिंगल रिंग है, ऑपोजिट, ठीक है। अच्छा, है ये नाइट्रोजनस बेसिस, तो इसमें नाइट्रोजन भी होगा। तो देखते हैं कौन सी लोकेशन पे नाइट्रोजन पाया जाता है। तो अगर हम बात करें प्यूरिन के बारे में, तो प्यूरिन में फर्स्ट 3, 7 और 9 जो लोकेशन है ना, नंबरिंग है,
वहां पे नाइट्रोजन पाया जाता है, बाकी जगहों पे क्या होगा, कार्बन होगा। ठीक है, बात करें इसकी पायरिमिडीन की तो इट्स ऑल्सो अ साइक्लिक रिंग, और अगर ये भी एक साइक्लिक रिंग है तो इसमें भी नाइट्रोजन होगा। तो इसमें नाइट्रोजन पाया जाता है 1 और 3 लोकेशन के ऊपर। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, उसके अलावा एग्जांपल्स हैं प्यूरिन के दो, जो कि है एडेनिन और ग्वानिन, और पायरिमिडीन के एग्जांपल्स क्या है, साइटोसिन और थाइमिन। जब आप आरएनए की बात करोगे तो आप इस थाइमिन को रिप्लेस कर दोगे विद द यूरासिल। ये बेसिक से पॉइंट है आपको जो पता होंगे प्रॉपर्ली। ठीक है, और तीसरी चीज क्या होती है, फॉस्फेट ग्रुप होता है। अब देखते हैं ये तीनों चीजें मिलके कैसे न्यूक्लियोटाइड की फॉर्मेशन करती हैं, वो इंपॉर्टेंट है, बिकॉज उसी से हमारा अल्टीमेटली डीएनए बनने वाला है। ठीक है, उसी से हमारा डीएनए बनने वाला है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं, यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं, और यहाँ पे आ जाओ। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं। तो ये होगा हमारे पास एक पेंटोज शुगर। इसके अलावा अगर मैं आपसे कहूँ कि देखो बॉस क्या है हमारे पास, यहाँ पे लगा देंगे हम नाइट्रोजनस बेस, नाइट्रोजनस बेसिस। ठीक है, तो पहली पेंटोज शुगर लगा दी, दूसरा नाइट्रोजनस बेस लगा दिया, और तीसरा और क्या बच गया, तीसरा बच गया आपका फॉस्फेट। तो यहां पे कहीं लगता है फॉस्फेट PO4H3। सिंपल है, इसके साथ जुड़ जाएगा। कैसे जुड़ेगा मैं बताऊंगा अभी आपको। ठीक है, मगर ये तीन चीजें मिलके जो बना रही है ना, मैं इनको नाम दे दे। सबसे पहले क्या है, पेंटोज शुगर, पेंटोज शुगर। दूसरी चीज क्या है, वो है आपका नाइट्रोजनस बेस, और तीसरा क्या है, फॉस्फेट। तीसरा क्या है, फॉस्फेट। ये तीन चीजें मिलके बना रही है क्या, एक स्ट्रक्चर जिसे आप कहते हो न्यूक्लियोटाइड, जिसे आप कहते हो क्या, न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, तो इट्स लाइक इफ दिस इज द सिंगल न्यूक्लियोटाइड, ये एक और न्यूक्लियोटाइड, ये एक और न्यूक्लियोटाइड, ये एक और न्यूक्लियोटाइड, ये एक और लग गया। तो कैन यू सी ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर्स जो बनते जा रहे हैं और ये आपस में जुड़े हुए हैं एक बॉन्ड के साथ। ठीक है, एंड नाउ ये बन गया आपके डीएनए की एक सिंगल स्ट्रैंड, और ऐसी एक और स्ट्रैंड भी हो सकती है ना, डबल स्ट्रैंड बन जाएंगे इस तरीके से। तो वी कैन से दिस इज व्हाट द पार्ट वी आर हैविंग, और इफ ये एक सिंगल स्ट्रैंड है तो इसी तरह से एक और स्ट्रैंड यहाँ पे बन के तैयार हो जाएगी, और ये बन गया आपका डीएनए। तो मैं आपसे पूछूं कि डीएनए की सबसे बेसिक यूनिट क्या थी जिससे वो बना हुआ है, वो है आपका एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड। इसीलिए हमने डीएनए की फुल फॉर्म में या डेफिनेशन में हमने एक शब्द पढ़ा था जो कि था पॉलीन्यूक्लियोटाइड, मतलब एक से ज्यादा न्यूक्लियोटाइड जुड़ के क्या बनाते हैं, एक डीएनए की फॉर्मेशन कर देते हैं। ठीक है, बात सिंपल है, नथिंग इज डिफिकल्ट इन दिस, सिंपल है। ठीक है, अब न्यूक्लियोटाइड से जुड़ा हुआ ना एक शब्द और होता है जिससे भी क्वेश्चन तो नहीं आएगा, बट इट्स जस्ट फॉर योर नॉलेज, दैट इज न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड वो क्या होता है, सिंपली आप इस तीनों में से इस फॉस्फेट को हटा दो और बाकी जो दो बचे हैं उनको जोड़ दो, मतलब ये बन गया आपका न्यूक्लियोसाइड। तो क्या मैं ऐसा भी कह सकता हूं कि सर जो मेरा न्यूक्लियोसाइड है NS, न्यूक्लियोसाइड बराबर होगा न्यूक्लियोटाइड NT माइनस में आपके फॉस्फेट, है ना, फॉस्फेट। सिंपल है, हो सकता है ऐसा। भाई पूरे न्यूक्लियोटाइड में से फॉस्फेट को हटा दो, क्या बच गया, इन दोनों के मिलने से ही तो बनता है आपका न्यूक्लियोसाइड, तो बन गया आपका न्यूक्लियोसाइड। ऐसा भी आप इसे कह सकते हो। ठीक है, अब ये बन गया भाई हमारे पास एक स्ट्रक्चर जिसे आपने क्या कहा है, जिसको आपने कहा है न्यूक्लियोटाइड, एंड इट इज द बेसिक यूनिट फॉर डीएनए। अब कुछ बॉन्ड्स की बात करते हैं ना, कौन कौन सी बॉन्ड्स के जुड़ने से, अभी एक अकेला है, देखो ये वाली बॉन्ड भी जुड़ी नहीं हुई अभी, ठीक है मैंने बना दी थी, बट ये भी अकेला, ये भी अकेला, ये भी अकेला, एवरीथिंग इज सिंगल सिंगल, लेट्स मेक देम मिंगल, है ना, इनको मिंगल करते हैं। कैसे करेंगे, तो इनकी बॉन्ड्स हमें ड्रॉ करने पड़ेगी। तो सबसे पहली बॉन्ड जो पिक्चर में आती है वो है ये वाली, वो है ये वाली। फर्स्ट प्राइम ऑफ कार्बन ऑफ द पेंटोज शुगर इज कनेक्टेड विद द नाइट्रोजनस बेसिस, और इस बॉन्ड को आप कहते हो एन ग्लाइकोसिडिक, एंड ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। क्या पहली बॉन्ड समझ में आई, ये कौन सी बॉन्ड है, इट इज एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। अब एक मिनट सर ये तो नाइट्रोजनस बेसिस है, अब ये तो प्यूरिन भी हो सकते हैं और पायरिमिडीन भी हो सकते हैं, हमें कैसे पता क्या होगा, है ना, और क्या सेम बॉन्ड्स सेम जगह पे होगी। तो ध्यान रखना, इसके लिए भी एक पॉइंट यहाँ पे मेंशन कर लीजिए कि अगर को प्यूरिन की बात हो रही है, अगर को प्यूरिन की बात हो रही है, तो इसका मतलब जो नाइट्रोजन हम लेने वाले हैं और जो कार्बन लेने वाले हैं
उसकी पोजीशन क्या होगी, तो कार्बन होगा फर्स्ट पोजीशन वाला, कार्बन तो भाई फिक्स है, फर्स्ट वाले की बात कर रहे हैं। नाइट्रोजन का जो स्ट्रक्चर बनने वाला है, प्यूरिन का स्ट्रक्चर, उस पूरे प्यूरिन के स्ट्रक्चर में से कौन सा वाला नाइट्रोजन जुड़ेगा, तो वो होगा 9 वाला, ठीक है, वो होगा 9 वाला अगर प्यूरिन है तो। अगर पायरिमिडीन है, अगर पायरिमिडीन है तो क्या जुड़ेगा, कार्बन तो फिक्स है फर्स्ट वाला है ना, C1 प्राइम, फर्स्ट कार्बन फिक्स है। और अगर मैं बात करूं आपसे नाइट्रोजन कौन सा होगा, तो इन द केस ऑफ पायरिमिडीन द नाइट्रोजन इज गोइंग टू बी द फर्स्ट वन, फर्स्ट नाइट्रोजन जो है वो जुड़ेगा। तो इस तरीके से ये बॉन्ड बनती है विच इज कॉल्ड एज एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। बात करते हैं दूसरी बॉन्ड के बारे में जो बनेगी इस पेंटोज शुगर और इस फॉस्फेट के बीच में। कैसे बन रही होगी, तो यहां आप देखेंगे कि ये जो स्ट्रक्चर है और ये जो स्ट्रक्चर है, इसमें से ना वाटर रिमूव हो जाएगा। कैसे, इसमें से वाटर जो है रिमूव हो जाएगा कुछ इस तरीके से, ये वाटर यहां से रिमूव हो गया, पानी को बाहर निकाल दो, ठीक है। अब पानी को मैं गायब कर दूं, अब बिना पानी के देखते हैं क्या बनने वाला है। यहाँ पे एक बॉन्ड बनेगी जिसे आप कहते हो ईस्टर बॉन्ड, है ना, फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड। तो ये हट गया, ये हट गया, पानी निकल चुका है, और कौन सा, ये दोनों हट गए और ये हट गया। तो ये जो O बच गया, ये जो O बच गया, इस O को मैं ऐसे ड्रॉ कर ले रहा हूं, ऐसे, ठीक है। ये इस तरीके से जुड़ गया ना, दिस पर्टिकुलर बॉन्ड इज कॉल्ड एज, दिस पर्टिकुलर बॉन्ड इज कॉल्ड एज, इस बॉन्ड को आप कहते हो फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड, इस बॉन्ड को आप कहते हो फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड, ठीक है। यहां से पानी बाहर निकल चुका है, और ये वाली जो बॉन्ड है, दिस पर्टिकुलर बॉन्ड इज कॉल्ड एज अ फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड। क्या इसमें कोई डाउट है? नो सर, बहुत सिंपल है, ठीक है। दो बॉन्ड पढ़ ली, पहली एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, दूसरी एन फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड, ठीक है। अच्छा, फॉस्फो डाइस्टर नहीं है, इट्स फॉस्फो ईस्टर, बच्चे बहुत गलती करते हैं इसमें। अब इसके अलावा ये हमारे पास सर बन चुका है एक न्यूक्लियोटाइड। सर अब इस एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड को किसी दूसरे न्यूक्लियोटाइड के साथ जोड़ के दिखाओ, आइए जोड़ते हैं। तभी तो एक चेन बनेगी, तभी तो एक डीएनए बनेगा, जोड़ना तो पड़ेगा। अब कैसे जोड़ेंगे वो हमें देखना पड़ेगा, है ना, तो बस सवाल वहीं से आता है। तो हम एक काम करते हैं, हम एक और क्या ले लेते हैं, एक और पेंटोज शुगर लेते हैं। तो ये हो गए हमारे पास एक और पेंटोज शुगर, ठीक है सर, एक हो गई, ये हो गई हमारे पास एक और पेंटोज शुगर। यहाँ पे OH होगा, यहाँ पे क्या होगा, H होगा। यहाँ पे लगेगा क्या आपका, अगेन एक और नाइट्रोजनस स्पेस विच इज अटैच विद विच बॉन्ड, कौन सी बॉन्ड है यहाँ पे, बोलो भाई कौन सी बॉन्ड है, इट इज एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो एक और बॉन्ड जुड़ गए यहाँ पे, दिस इज सेम एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। जो इंपॉर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर का मैं आपको वो डिटेल में पढ़ा रहा हूँ, डिटेल में नहीं मतलब आपको मैं प्रॉपर्ली अच्छे से शांति से आराम आराम से मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। दूसरी बात, ये हो गया पेंटोज शुगर, ये हो गया नाइट्रोजनस बेस, क्या जुड़ेगा साथ में, एक जुड़ेगा फॉस्फेट। तो ये जुड़ेगा यहाँ पे फॉस्फेट, यहाँ पे क्या लगा होगा, साथ में लगा होगा यहाँ पे CH2OH, यहाँ H होगा, यहाँ पे होगा CH2OH, और ऊपर अगेन क्या होगा, फॉस्फेट होगा, है ना, अगेन क्या होगा, फॉस्फेट होगा, OH OH OH, और यहाँ पे इस तरीके से वापस से तोड़ दो, वापस से पानी निकाल दो, यहां से ये OH जाएगा, यहां से ये H जाएगा, और पानी निकल गया, और क्या बचा, ये O बच गया। इस O को मैं ऐसे ड्रॉ कर दे रहा हूं, ठीक है, इस O को मैं ऐसे ड्रॉ कर दे रहा हूं। एंड वंस अगेन दिस पर्टिकुलर बॉन्ड इज, वी हैव द सेम बॉन्ड, क्या कहते हैं इस बॉन्ड को, फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड, फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड, ठीक है। ये वापस से बॉन्ड बन चुकी है आपकी, और यहाँ से क्या निकल चुका है, पानी निकल चुका है, अगेन वाटर मॉलिक्यूल जो है यहाँ से निकल चुका है, ठीक है। अब ये सर एक क्या हो गया, न्यूक्लियोटाइड, ये दूसरा न्यूक्लियोटाइड। अब ये कैसे जुड़े हैं आपस में, इनके ज्वाइनिंग के लिए कौन सी बॉन्ड आ रही है उसको ध्यान से देखना, बिकॉज वही सबसे इंपॉर्टेंट बॉन्ड होने वाली है। एंड लेट मी जस्ट मेक इट विद ऑरेंज कलर। और यहाँ पे आप देखेंगे कि इस फॉस्फेट वाले में से ये जो OH है और यहाँ पे एक और OH है, तो क्या यहाँ से आपको पानी निकलने की संभावना दिख रही है, बिल्कुल दिख रही है। निकाल दो यहाँ से पानी, निकाल दो पानी, यहां से ऐसे पानी निकल जाएगा ये वाला, ठीक है। तो ये चला गया, ठीक है, ये चला गया, और ये जो O था, इस O को मैं जोड़ दूंगा कुछ इस तरीके से, इस वाले O को मैं जोड़ दूंगा कुछ इसके साथ। एंड नाउ यू कैन सी, नाउ यू कैन सी हियर
वन सेकेंड, हमारे पास कौन सी बॉन्ड बन चुकी है, ये वाली बॉन्ड है ना, जो कि वाटर के रिमूवल्स बने। दिस इज अगेन द बॉन्ड विच इज कॉल्ड एज अ फॉस्फोईस्टर बॉन्ड। तो ये हो गया हमारे पास एक और फॉस्फोईस्टर बॉन्ड। क्या कोई डाउट, क्या कोई डाउट, ये हो गई दूसरी फॉस्फोईस्टर बॉन्ड। अब आएगा आखिरी पड़ाव, लास्ट है, ये देखो, एक फॉस्फोईस्टर बॉन्ड ये बनी, एक फॉस्फोईस्टर ये बनी, ये बनी, ये था हमारा एक न्यूक्लियोटाइड, ये दूसरा न्यूक्लियोटाइड। इन दोनों के बीच में कौन सी बॉन्ड है, ये वाली। एंड नाउ दिस पर्टिकुलर बॉन्ड आई विल कॉल दिस पर्टिकुलर बॉन्ड एज अ फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। फॉस्फोडाइस्टर, और ये वो बॉन्ड है जो दो न्यूक्लियोटाइड को आपस में जोड़ती है। अगर कोई पूछे कि बताओ एक पेंटोज शुगर और एक फॉस्फेट, इनके बीच में कौन सी बॉन्ड है, तो आप कहेंगे फॉस्फोईस्टर। ठीक है, ऐसी दूसरा वाला पेंटोज शुगर और उसके ऊपर जो लगा हुआ है फॉस्फेट, उसके बीच में कौन सी बॉन्ड है, फॉस्फोईस्टर। लेकिन अगर आपसे पूछो बताओ दो अलग अलग न्यूक्लियोटाइड के बीच में कौन सी बॉन्ड है, वो है फॉस्फोडाइस्टर। क्या कोई डाउट, सुपर क्लियर है ना। तो ये थे आपके पास अलग अलग तरह की बॉन्ड। अगर मैं इन बॉन्ड्स के नाम लिखना चाहूं, लेट्स मेंशन द नेम ऑफ ऑल द बॉन्ड्स देयर, लेट्स मेंशन द नेम ऑफ ऑल द बॉन्ड्स हियर। क्या लिख लेंगे, क्या लिखते हैं, यहां हम मेंशन करेंगे। पहली बॉन्ड कौन सी थी हमारे पास, द फर्स्ट बॉन्ड वाज दैट इज एन ग्लाइकोसिडिक। दूसरी बॉन्ड कौन सी थी, फॉस्फो ईस्टर। तीसरी फॉस्फो डाइईस्टर। और एक चौथी बॉन्ड अभी आप पढ़ोगे आगे जाके, विच इज हाइड्रोजन बॉन्ड भी आएगी बीच में, हाइड्रोजन बॉन्ड, वो मैं आपको आगे पढ़ा दूंगा। ठीक है, तो दीज आर द टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स दैट वी हैव डिस्कस्ड देयर। और ये चारों बॉन्ड मिलकर क्या बनाती है, आपके दो न्यूक्लियोटाइड को आपस में जोड़ती है। तो फॉर एग्जांपल इफ दिस इज द फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड, दिस इज सेकंड न्यूक्लियोटाइड, दिस इज थर्ड न्यूक्लियोटाइड, ये फोर्थ, तो आपस में जोड़ने वाली कौन सी बॉन्ड, बताओ फटाफट से। ये एक, ये दो, इनके बीच में कौन सी बॉन्ड है, ये वाली बॉन्ड है। दिस इज अ फॉस्फोडाइस्टर, फॉस्फोडाइस्टर, फॉस्फोडाइस्टर। तो तीन, चार को जोड़ने के लिए तीन फॉस्फोडाइस्टर, पांच को जोड़ने के लिए चार फॉस्फोडाइस्टर, दो को जोड़ने के लिए एक फॉस्फोडाइस्टर। कोई कंफ्यूजन नहीं है ना। दिस इज व्हाट वी कंप्लीट द स्ट्रक्चर ऑफ व्हाट, द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। ठीक है, तो आइए भाई एक बार इस स्ट्रक्चर को थोड़ा और बेटर तरीके से समझ लेते हैं ना, कुछ इमेजेस के थ्रू। तो आप देख पा रहे हैं दिस इज व्हाट द स्ट्रक्चर वी आर हैविंग, और यही कुछ बातें हमने अभी डिस्कस भी करी हैं। आप देख सकते हैं वापस से कि हमारे पास एक ये क्या है, दिस इज व्हाट, दिस इज द पेंटोज शुगर, नंबर वन थिंग। सेकंड चीज क्या है हमारे पास, दीज आर नाइट्रोजनस बेसिस। ठीक है, जो कि साइटोसिन, ग्वानिन, एडेनिन, थाइमिन ये लगे होंगे। ठीक है, बात हो रही है डीएनए की, तो इसलिए यहाँ पे यूरासिल नहीं है। ठीक है, और इसके अलावा टेल मी द नेम ऑफ दिस बॉन्ड, जो कि एक नाइट्रोजनस बेस और पेंटोज शुगर को ज्वाइन करते हैं। दिस इज एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, एंड ये आपका फॉस्फेट है, दिस इज द पेंटोज शुगर। इसको ज्वाइन करते हुए बॉन्ड का नाम क्या है, फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड। और ये बन गया आपका पूरा एक न्यूक्लियोटाइड। ऐसी एक, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, एंड दो न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़े हैं किस बॉन्ड से, फॉस्फोडाइस्टर, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड की मदद से। ठीक है, और मैं आपको बताता है एक बॉन्ड और पिक्चर में आती है विच इज हाइड्रोजन बॉन्ड। तो यहाँ पे आप देखिए ये हो गया साइटोसिन, ये हो गया ग्वानिन, इनके बीच में जो बॉन्ड जुड़ रही है वो कौन सी है, वो है आपकी हाइड्रोजन बॉन्ड्स, वो है आपकी हाइड्रोजन। ठीक है, तो दिस इज हाउ वी गॉट अ लैडर लाइक स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। ये आपका एक लैडर स्ट्रक्चर है और ये आपका हेलिकल स्ट्रक्चर है ना। इस स्ट्रक्चर को हमें और अभी पढ़ना है, इस पे हम वापस से आएंगे, लेकिन पहले आप इसको देख लीजिए कि ये जो पीछे वाला पार्ट देख पा रहे हैं ब्लू वाला, इसमें क्या है, इसमें शुगर है, इसमें शुगर है, प्लस में इसमें क्या है, फॉस्फेट, इसमें फॉस्फेट, और इन दोनों को मिलाकर ही हम कहते हैं कि भाई एक बैकबोन, बैकबोन ऑफ डीएनए। ठीक है, बैकबोन ऑफ डीएनए क्या होता है, ये पेंटोज शुगर प्लस में फॉस्फेट। ठीक है, तो आई थिंक इस पूरे डायग्राम में कोई डाउट नहीं रहा होगा, एंड इट्स सुपर क्लियर टू यू। और इसके अलावा हम कुछ डेटा भी लिख लेते हैं जो आपकी बुक में मेंशन है रिगार्डिंग दिस डीएनए। तो आइए इस डेटा को यहाँ मेंशन करते हैं। वो डेटा कुछ ऐसा कहता है आपसे कि पहला आपके पास 174 बैक्टीरियोफेज, क्या है बैक्टीरियोफेज, इट्स अ वायरस। तो इस वायरस का जीनोम कैसा होता है, एक ये सवाल आता है। ठीक है, या फिर एक ये हमें डेटा दिया हुआ है।
तो इस टेबल को यहाँ पे बनाते हुए चलना। सबसे पहला 174 5 बैक्टीरियोफेज जो है इसके पास कैसा डीएनए है, तो इसके पास होता है सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए, वो भी कैसा, लीनियर, या वी कैन से इट्स सर्कुलर, ठीक है। और इसकी जो कितने बेसिस होते हैं इसके पास, बिकॉज इफ आई आस्क यू लाइक हाउ विल यू कैलकुलेट द डीएनए, कितना लंबा डीएनए, तो यू विल कैलकुलेट द डीएनए इन टर्म्स ऑफ देयर बेस पेयर्स, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम बेसिस की बात कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं मैं आपको बताऊंगा अभी, ठीक है। तो दिस इज सिंगल स्टैंडर्ड एंड सर्कुलर, और साथ में कितने बेसिस होते हैं इसमें, तो इट हैज 5 3 8 0 सॉरी 5 3 8 6 बेसिस, तो इतने बेसिस होते हैं पहले वाले के पास, ठीक है। दूसरा एक होता है लैम्डा बैक्टीरियोफेज, लैम्डा बैक्टीरियोफेज इसके पास कितने बेस पेयर्स होते हैं, और इसके पास अपना जीनोम कैसा है, तो इट हैज द डबल स्टैंडर्ड, इट हैज डबल स्टैंडर्ड डीएनए, और वो भी कैसा, लीनियर, वो भी कैसा, लीनियर। इसकी वैल्यू कितनी होगी, तो इसकी वैल्यू होती है 48502 बेस पेयर्स, ठीक है। तीसरा आपको ध्यान रखना है जो कि है इकोलाई, बहुत सवाल आते हैं इससे, ठीक है, इकोलाई। और इसकी अगर मैं आपसे बात करूं तो इसकी लेंथ कितनी होगी, तो इसकी लेंथ होगी आपकी, अगेन ये भी डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए है, डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए है जो कि बैक्टीरिया का होता है, आप जानते हैं। और इसकी अगर मैं आपसे बात करूं कितना लेंथ होती है, तो यू विल से इट इज इक्वल्स टू 4.6 इंटू 10 की पावर 6 बेस पेयर्स। और लास्ट बचता है हमारा खुद का डीएनए विच इज ह्यूमन जीनोम, और यहाँ मैं बात कर रहा हूँ हैप्लॉइड के बारे में, ठीक है, मतलब एन की बात हो रही है। तो आपसे कहा जाए कि हमारे पास कैसा डीएनए है, तो हमारे पास डबल स्टैंडर्ड डीएनए है, मगर कैसा है, हेलिकल है, लीनियर है। तो वी ऑल्सो हैव डबल स्टैंडर्ड डीएनए, मगर वो भी कैसा, वो भी आपका लीनियर। और हमारे केस में, हैप्लॉइड के केस में क्या वैल्यू होती है हमारे, कितना लंबा डीएनए, तो इट इज इक्वल्स टू 3.3 इंटू 10 की पावर 9 बेस पेयर्स। तो ये जो कुछ वैल्यूज आपको दी गई है, ये वैल्यूज आपको पता होनी चाहिए, और इस पे से सवाल कैसे बनेंगे ये मैं आपको आगे दिखाता हुआ चलूंगा, ठीक है। तो एज ऑफ नाउ आप इसको नोट कीजिए एंड देन विल मूव फॉरवर्ड, और ये कुछ डेटा है जो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आइए, तो ये वाला पार्ट हमारा कंप्लीट होता है यहाँ पे। इसके अलावा आप देख सकते हैं कुछ स्ट्रक्चर के बारे में बेसिक डिटेल दी गई है कि कौन से वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक्चुअली स्ट्रक्चर दिया था डीएनए का। तो यू कैन सी फ्रैंकलिन एंड विल्सन जो थी एक लेडी थी, एंड फ्रैंकलिन वाज अ साइंटिस्ट, और इसमें से इनको नोबेल प्राइज भी दिया गया था। ऑल्दो विल्सन को नोबेल प्राइज नहीं मिल पाया था बिकॉज उस टाइम तक सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन भी इन्हीं का था, लेकिन इनकी ओवरी कैंसर के द्वारा डेथ हो गई थी, तो इस कारण वर्ष इनको नोबेल प्राइज नहीं मिल पाया था, बिकॉज नोबेल प्राइज किसी भी डेड पर्सन को नहीं दिया जाता, ठीक है। तो इन दोनों ने, और साथ में चारगाफ, इन तीनों को क्या दिया, ये तीन जो साइंटिस्ट है ना, इनकी वजह से हमें मिला क्या, एक स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। क्या मिला, एक स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए हमें मिला, ठीक है। और ये होता है आपका चारगाफ रूल। इसके बारे में कुछ बेसिक पॉइंट, एक चारगाफ अंकल थे, उन्होंने कहा कि यार मैं बताऊंगा डीएनए के बारे में कुछ बेसिक पॉइंट्स। तो हमने कहा ठीक है भाई बता दो क्या पॉइंट्स है। पहला पॉइंट उन्होंने कहा कि भाई शुगर और फॉस्फेट, एक डीएनए में शुगर और फॉस्फेट हमेशा कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। दूसरी बात, प्यूरिन और पायरिमिडिन ये भी बराबर होते हैं। और तीसरी बात, A प्लस में G इक्वल्स टू C प्लस में T, वेयर व्हाट इज दिस A प्लस G, आपको याद हो तो प्यूरिन ही होता है A प्लस में G, है ना। A और G इन दोनों को मिला के आप कहते हो प्यूरिन, और पायरिमिडिन क्या है, C प्लस में T। तो ये वाली सेम ही बात है, कुछ अलग बात तो कही नहीं उन्होंने, है ना। स्टार्टिंग की बात तो सेम है, तो ये और ये वाली बात सेम है, ठीक है। और शुगर और फॉस्फेट एक पूरा डीएनए है, उसमें जितनी शुगर होंगे उतना ही फॉस्फेट होगा, और आप जानते हो कि ये दोनों मिलके क्या बनाती है, बैकबोन बनाती है। 3 पॉइंट्स बहुत सिंपल से हैं, ये बात क्लियर है, ठीक है, कोई डाउट नहीं है, सिंपल सी लाइफ चल रही है, बिल्कुल सिंपल सी बात है। अब आता है मजा। मजा कहाँ पे आता है, मजा ये आता है कि देखो A प्लस में G अपॉन में C प्लस में T विल बी इक्वल्स टू 1 फॉर ऑल द स्पीशीज, आप मेरी बात करो, आप एक छिपकली की बात करो, आप एक चूहे की बात करो, किसी की बात करो, है ना, हम सब में ये जो रेशियो है ना, ये मेंटेन रहेगा। और ये भी आप देखोगे तो कुछ खास नया नहीं है, ये बस C प्लस T को ही नीचे लेके आ जाओ, तो इट इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, इट इज इक्वल्स टू 1। तो ये भी सेम बात है, है ना।
तो ये लाइक है ना पोपट बना रहे हैं बस, है ना, एक ही बात को 4 बार बोल के, है ना। और अब आता है लास्ट वाली बात जो कुछ नई इंटरेस्टिंग सी थी। हमने कहा भाई ठीक है, अगर ये बात आप बता रहे हो तो बाकी सबको हम इग्नोर कर देंगे, मगर हाँ ठीक है अब इस बात को मानते हैं। 5वीं बात सबसे इंपॉर्टेंट है जो उन्होंने कहा कि देखो a बराबर होगा टी के और c बराबर होगा जी के। इससे बनेंगे हमारे काफी सारे न्यूमेरिकल्स, इससे करेंगे हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व, है ना। A बराबर होता है टी के, एक पूरे डीएनए के अंदर जितना एडेनिन होंगे उतने ही थाइमिन होंगे, और जितने साइटोसिन होंगे उतने ही ग्वानिन होंगे। इस बात को ध्यान रखना। मैं कैसे याद रखता हूँ, देखो ए को बनाने के लिए आपको एक बार पेन उठाना पड़ता है ना, एक बार आपने ऐसे बनाया फिर एक बार आपने ऐसे बनाया, 2 बार पेन चला। और टी को बनाने के लिए भी 2 बार पेन चलता है, तो ये दोनों बराबर होंगे। और बच के गए सी और जी, सी और जी बच गए, तो ये बराबर होंगे आपस में, ठीक है। तो बहुत ही फुद्दू सी ट्रिक थी, मगर आप इसे याद कर सकते हैं। और लास्ट आप देख पा रहे हैं ये कुछ 5 पॉइंट तो हो गए। छठा पॉइंट था कि यार ए प्लस में टी अपॉन में जी प्लस में सी का जो रेशियो है वो वेरी करता है स्पीशीज टू स्पीशीज। लाइक फॉर यूकैरियोट्स दिस रेशियो इज ग्रेटर देन 1 एंड फॉर प्रोकैरियोट्स द रेशियो इज स्मॉलर देन 1, ठीक है। तो अगर को मैं आपसे पूछूं बताओ प्रोकैरियोट्स में कौन ज्यादा होता है, एडेनिन, साइटोसिन, ग्वानिन या फिर थाइमिन, तो कैसे पता लगाओगे। आपको पता है कि यार फॉर प्रोकैरियोट्स दिस वैल्यू ए प्लस में टी अपॉन में जी प्लस में सी की वैल्यू जो होती है वो होती है 1 से छोटी होती है। अब अगर ये वैल्यू 1 से छोटी है मतलब 0 पॉइंट समथिंग है, और 0 पॉइंट समथिंग कब होगी, जब नीचे वाला डिनोमिनेटर कैसा होगा, बड़ा होगा। तो मतलब कि जी प्लस में सी, मतलब कि प्रोकैरियोट्स में ग्वानिन और साइटोसिन का कंटेंट ज्यादा होता है एज कंपेयर टू एडेनिन एंड थाइमिन। तो ऐसा सवाल घुमा फिरा के आ सकता है इनडायरेक्टली, ऐसा सवाल इनडायरेक्टली आ सकता है, ठीक है। तो यू हैव टू बी प्रिपेयर फॉर एवरीथिंग। इस वाले पार्ट को आप हटा सकते हैं, मैंने लिख दिया है पहले से आपके लिए पीछे, तो आप इसे हटा भी सकते हैं, ठीक है। सो लेट मी टेक यू टू द स्लाइड फॉर अ बेटर डायग्राम, ठीक है। दिस इज व्हाट यू कैन सी, ये कुछ साइंटिस्ट है हमारे, दिस इज फ्रैंकलिन, दिस इज विल्सन एंड वाटसन एंड क्रिक, है ना। ये 4 साइंटिस्ट है जिन्होंने एक्चुअली कंट्रीब्यूशन दिया है सबसे ज्यादा एक डीएनए के स्ट्रक्चर को देने के लिए, ठीक है। और इनमें से फ्रैंकलिन की डेथ हो गई थी तो उनको नोबेल प्राइज नहीं मिल पाया, मगर इन तीनों को नोबेल प्राइज मिल गया था। तो हु इज ही इज फ्रैंकलिन, विल्सन, ये एक्चुअली फ्रैंकलिन है, दिस इज विल्सन, फ्रैंकलिन, इट इज Wilson, this is what Watson and Crick, Watson and Crick। तो ये साइंटिस्ट हैं, लेट मी राइट इट प्रॉपरली, Watson and Crick, ठीक है। तो इनको मिलाकर दिया गया क्या, नोबेल प्राइज, ठीक है। चलिए फॉर द डिस्कवरी ऑफ वी कैन से, इन्होंने लैडर लाइक स्ट्रक्चर दिया था हमें, किस चीज का, एक डीएनए का स्ट्रक्चर उन्होंने हमें दिया था। अब बात करते हैं इस डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में, क्या क्या कुछ हम जान सकते हैं इसके बारे में। एंड वंस वी डिस्कस दिस पार्ट हम मूव कर जाएंगे आपके एक्सपेरिमेंटेशन वाले पार्ट पे, फिर अब बात करेंगे रेप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन के बारे में। ओके, स्टार्टिंग विद दिस पार्ट, तो फिर करते हैं, चलो लिखना है ना, कुछ कुछ पॉइंट्स लिखते हैं यहाँ पे। सबसे पहला पॉइंट आप यहाँ पे ऐड करेंगे, दैट इज अबाउट दिस डीएनए। अब हम सारी बातें कर रहे हैं किस बारे में, डीएनए के बारे में, है ना। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स जान रहे हैं कि यार क्या खास बात है इस डीएनए के अंदर। ये डबल हेलिकल स्ट्रक्चर था व्हिच वाज गिवन बाय द वाटसन एंड क्रिक एज वेल एज कंट्रीब्यूशन था विल्सन एंड फ्रैंकलिन का भी, ठीक है। पहला पॉइंट लिखो यहाँ पे कि ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, स्ट्रक्चर में सबसे पहली बात इसमें फॉस्फेट प्लस शुगर अवेलेबल है। ये दोनों ने मिलकर क्या बनाई है, बैकबोन बनाई है, बैकबोन, ठीक है। तो ये जो आप देख पा रहे हैं, दिस ब्लू कलर की जो स्ट्रिप आपको दिख रही है, ये वाली पूरी ब्लू कलर की जो स्ट्रिप है, दिस ब्लू कलर स्ट्रिप इज नथिंग बट वी हैव द यू कैन से शुगर एंड फॉस्फेट, शुगर फॉस्फेट, शुगर फॉस्फेट से मिलकर ये बनी हुई है, ठीक है। दूसरा पॉइंट देखो यहाँ पे, सेकेंड पॉइंट, ये जो स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर को स्टेबल करने के लिए वी आर हैविंग द हाइड्रोजन बॉन्ड जो कि 2 स्ट्रैंड्स को आपस में जोड़ के रखेंगे। तो वी कैन से 2 strands are joined by hydrogen bond, जो कहां प्रेजेंट है, नाइट्रोजनस बेसिस के बीच में प्रेजेंट है। तीसरा पॉइंट आप कहेंगे कि देखो A और T के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट है, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स प्रेजेंट है, और ऐसे ही C और G के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स अवेलेबल है।
ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा चौथा पॉइंट लिखो, चौथा पॉइंट कि ये जो डीएनए का स्ट्रक्चर दिखा ना, इस डीएनए की डायमेंशंस की बात करते हैं। ये डीएनए होगा कितना लंबा, है ना, 2.2 मीटर। आपको बताइए एक सेल में 2.2 मीटर लंबा जितना डीएनए आपके पास होता है। इसके अलावा आप कह सकते हो कि देखो एक यहां से चालू किया, इट्स लाइक होता ना सीढ़ियां, है ना, इफ यू हैव गॉन टू एनी बंगलो, आपने देखा होगा मूवीज वगैरह में, ऐसे ना इस तरह की ऐसे सीढ़ियां होती है, ऐसे 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 ऐसे, है ना, ऐसे 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 वाले देखो, ऐसे पैरेलल है। दीज आर द टू स्ट्रैंड्स, और ये दो स्ट्रैंड्स ऐसे पैरेलल जा रहे हैं, है ना। तो ये वाला जो पार्ट है, दिस इज व्हाट हेलिकल स्ट्रक्चर। और इसमें आप देखोगे कि जो दो स्ट्रैंड्स थी ना, इन दो स्ट्रैंड्स के बीच का डिस्टेंस है ये पैरेलल है, ये मेंटेन रहेगा, ये मेंटेन रहेगा, ठीक है। तो वी कैन से कि जो दो स्ट्रैंड्स है, डिस्टेंस बिटवीन टू स्ट्रैंड्स, डिस्टेंस बिटवीन टू स्ट्रैंड्स वो कितना है, विच इज इक्वल्स टू 20 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। इसको ना पॉइंट नंबर 5 कर लो, एक पॉइंट नंबर 4 वहां पे ऐड कर लो कि ये हमेशा एंटी पोलैरिटी होती है। इट मेंटेन एंटी पोलैरिटी, मतलब एक स्ट्रैंड अगर 5 प्राइम से 3 प्राइम जा रही है, दूसरी वाली 3 प्राइम से 5 प्राइम जा रही होगी, ठीक है। मान लो ये वाली स्ट्रैंड जो है 5 से स्टार्ट है तो 3 पे खत्म होगी, और दूसरी वाली अगर 3 पे स्टार्ट है तो 5 पे खत्म होगी, ठीक है। इट्स एंटी पोलैरिटी, ठीक है। इट्स लाइक दिस इज 5 to 3, तो ये 3 से 5 नीचे आ रही होगी, ओके। एंड पहली बात, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस पता लग गया, दिस इज व्हाट वी हैव, दिस वन। सेकंड 6 पॉइंट पे आ जाओ कि ये तो इसे आप कहते हो एक पिच, दिस इज वन पिच, या फिर हेलिक्स कहते हो, या फिर हेलिक्स कहते हो। तो डिस्टेंस बिटवीन टू स्ट्रैंड जो था ये हमने पता लगा लिया। अब बात करते हैं पिच की, एक पिच या फिर हेलिक्स, इसका डिस्टेंस कितना होता है, मतलब कि यहां से स्टार्ट हुआ कॉइल होके और ऐसे करके और ऐसे आ गया, दिस इज वन पिच, है ना। ये नहीं है, यहां से यहां तक है, यहां से लेके यहां तक, दिस इज वन पिच, ठीक है। अभी जो वन पिच है इसका डिस्टेंस होता है 34 एंगस्ट्रॉम। कितना होता है, 34 एंगस्ट्रॉम, या फिर आप इसे कह सकते हो 3.4 नैनोमीटर ऑल्सो, दोनों सेम बात है, ठीक है। तो 34 कोई एक याद रखो ना, दोनों में हमेशा कंफ्यूज रहोगे, इसलिए कोई एक याद रखो, दैट इज 34 एंगस्ट्रॉम। तीसरे 7 पॉइंट पे आ जाओ। इसके अलावा कहोगे यार देखो ये आपके पास एक नाइट्रोजनस बेस है, ये दूसरा नाइट्रोजनस बेस है, इनके बीच का डिस्टेंस क्या रहा होगा, ये भी तो बन सकता है ना। तो इनके बीच का डिस्टेंस क्या रहा होगा, तो आप कहेंगे ये जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस बिटवीन टू बेस पेयर, डिस्टेंस बिटवीन टू बेस पेयर, दो बेस पेयर के बीच का डिस्टेंस कितना होगा। तो आपको पता है कि एक पूरे हेलिक्स में कितने बेस पेयर आते हैं, 10 आते हैं। देयर आर 10 बेस पेयर्स इन वन हेलिक्स इन वन पिच। तो अगर 10 आ रहे हैं और उसका डिस्टेंस कितना है 34 एंगस्ट्रॉम, तो दो के बीच का डिस्टेंस कितना होगा, आई थिंक 3.4 एंगस्ट्रॉम, 3.4 एंगस्ट्रॉम। भाई सिंपल सी बात है, अगर यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस जो है वो 34 है, मैंने कहा इसमें 10 लाइंस आ रही हैं ऐसी, ठीक है। तो बताओ दो लाइन के बीच का डिस्टेंस कितना होगा, तो वो होगा 3.4, सिंपल 10 से डिवाइड कर दिया, है ना। तो ये कितना होता है, 3.4 होता है। ऐसे एक पिच में कितने बेस पेयर है, यहाँ पे आप इसको ऐड भी कर लीजिए, देयर आर 10 बेस पेयर्स, देयर आर 10 बेस पेयर्स इन वन पिच, इन वन पिच, ठीक है। 8th पॉइंट लिखो कि ये एक रखी हुई है कौन, बेस पेयर, इसके ऊपर जिसे पेन लेता हूँ, ठीक है। ये एक बेस पेयर, ये दूसरी बेस पेयर, ऐसे तीसरी बेस पेयर लगी होगी, इनके बीच में एक एंगल बना हुआ है, कितना 36 डिग्री का एंगल, फिर अगेन 36 36 36, तो ऐसे कितने लगे हुए हैं, 10 लगे हुए हैं। तो जब एक से शुरुआत होगी और 10 तक कंप्लीट होगा तो कितने एंगल्स बन चुके होंगे, 360 डिग्री का एंगल बन चुका होगा, मतलब एक सर्कल पूरा कंप्लीट हो जाएगा, एंड दैट इज व्हाट इट फॉर्म्स द हेलिक्स, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट आप लिखेंगे कि जो दो बेस पेयर्स हैं उनके बीच में एंगल कितना है, तो एंगल बिटवीन टू बेस पेयर्स दैट इज इक्वल्स टू 36 डिग्री एंगल जो है, इतना एंगल प्रेजेंट है, ठीक है। तो मान लो ये और ये, इसके बीच में कितना एंगल होगा, इसके बीच में एंगल होगा 36 का, फिर इसके नेक्स्ट वाले के बीच में कितना एंगल होगा, इसके और इसके अगेन 36 का। तो ऐसे करते 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 कितना होगा, करते करते 36 10 बार करोगे तो एक पूरा कंप्लीट सर्कल बन जाएगा। तो दिस इज व्हाट
these are the dimensions and few points about the structure of DNA which is a helical structure, double helical structure. ठीक है, तो हमने 4 बातें पढ़ी है. पहली बात तो दो स्टैंड्स के बीच का डिस्टेंस कितना होता है, दैट इज 20 एंगस्ट्रॉम. ठीक है, दो बेस पेयर के बीच का एंगल कितना होता है, 36 डिग्री एंगल होता है. पूरे एक पिच की लेंथ कितनी होती है, 34 एंगस्ट्रॉम होती है. और दो बेस पेयर के बीच का डिस्टेंस कितना होता है, वो होता है 3.4 एंगस्ट्रॉम. तो ये 4 बातें ध्यान रखना, और इसके बारे में ये बेसिक सी पॉइंट है, ये भी आपको ध्यान रखने हैं अबाउट दिस स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए. तो वी हैव डन दिस पार्ट, है ना. आप चाहें तो देख सकते हैं इसको. ये आपके पास हो गया एक शुगर, इसके अलावा दिस इज पेंटोज एंड दिस इज द बेस पेयर व्हिच कैन बी एडेनिन, थायमिन, साइटोसिन और ग्वामिन. ध्यान रखना कि ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में कितने बॉन्ड्स हैं, 3 बॉन्ड्स होते हैं. देयर आर 3 बॉन्ड्स बिटवीन देम, 2 3. ठीक है, 1 2 3. एडेनिन और थायमिन के बीच में सिर्फ 2 बॉन्ड होते हैं. यहाँ पे अगेन 3, यहाँ पे सिर्फ 2, इस तरीके से. ठीक है, और ये आपका हो गया शुगर, ये हो गया आपके बाकी स्ट्रक्चर्स. अब नाउ आई थिंक दिस इज मोर देन इनफ अबाउट द डीएनए, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है. ठीक है, अब हम मूव कर रहे हैं किस पे. नाउ आई विल टेल यू अबाउट द पैकेजिंग ऑफ डीएनए. अब हम बात करते हैं डीएनए की पैकेजिंग किस तरीके से की जाती है. इसके अलावा देखो, ये 3 तरह के डीएनए और होते हैं, विच इज ए डीएनए, डी डीएनए और आपका जेड डीएनए, है ना. ए, बी और जेड डीएनए, इन तीनों में ऑल्दो पहले सवाल आया करते थे, मतलब पहले मतलब जब AIPMT था तो उस टाइम पे इससे क्वेश्चंस आते थे, लेकिन आजकल इससे क्वेश्चंस नहीं आते हैं. फिर भी अगर आप चाहें तो एक बार इसको नजर मार सकते हैं, बिकॉज हु नोस कि पैटर्न क्या होने वाला है ना. तो अगेन एम्स वगैरह की क्वेश्चंस जो है उसमें अगर आते थे तो ये वाले क्वेश्चंस भी होते थे उसमें. अब आपको पता सब कुछ मिक्स हो चुका है, तो अगेन आई जस्ट वांट कि आप एक बार इसे देख लीजिएगा, उसके बाद ही फिर आप आगे बढ़ना. ठीक है, चलिए आगे आते हैं. एंड नाउ आई एम डिस्कसिंग विद द पैकेजिंग ऑफ डीएनए, कि भाई इतना सारा बड़ा डीएनए विच इज 2.2 मीटर, इतना लंबा डीएनए इतनी छोटी सी सेल में कैसे आ रहा है. तो उसको हाईली पैक कर रहे हैं, होता है ना. मतलब लाइक आपने पतंग उड़ाई होगी, तो पतंग में क्या होता है, इतनी ऊंची पतंग जा रही है, किससे, एक धागे से. अब धागा कितना ऊंचा है, और वो इतना लंबा धागा एक इतनी सी चरखी जो होती है ना उसके अंदर आ जाता है. तो मतलब ऑब्वियसली यार, मतलब एक आप उसे कॉइल कर रहे हो ना, आप उसे पैकेजिंग कर रहे हो उसकी. तो ऐसी ही पैकेजिंग होती है किसकी, हमारे डीएनए की. तो बात करते हैं वो कैसे पैकेजिंग होती है हमारे उस डीएनए की. तो लेट्स टॉक अबाउट दैट. तो एक हमारे पास डीएनए है. डीएनए जो है ये बाइंड करता है किसके ऊपर, हिस्टोन प्रोटीन्स पे. तो बात करेंगे पहले प्रोकैरियोट्स के बारे में. प्रोकैरियोट, आपको पता है प्रोकैरियोट्स में कुछ खास न्यूक्लियस तो होता नहीं है, उसमें तो न्यूक्लियोइड होते हैं और पूरा साइटोप्लाज्म है. पूरे साइटोप्लाज्म में न्यूक्लियोइड जो है या जो डीएनए है वो पूरा बिखरा पड़ा है उसके अंदर, है ना, ऐसे फैला हुआ है बिल्कुल मजे से. तो उसको कुछ खास जरूरत नहीं है पैकेजिंग करने की. तो प्रोकैरियोट्स में आप कहेंगे सिंपली, है ना, देयर इज नो डेंस पैकेजिंग या हाई पैकेजिंग नहीं होती है. हाई पैकेजिंग नीड नॉट टू बी डन. कोई हाई पैकेजिंग की से जरूरत नहीं पड़ती है. इसके पास क्या होता है, न्यूक्लियोइड होता है. क्या होता है इसके पास, होता है न्यूक्लियोइड. ठीक है, इट हैज न्यूक्लियोइड. बट स्टिल अगर इसमें पैकेजिंग होनी होगी तो किसकी मदद से हो जाएगी, हल्की फुल्की पैकेजिंग अगर करनी है तो उसके लिए काम आएगा कौन, पॉलीअमीन्स. पॉलीअमीन्स जो है उनकी मदद से हल्की फुल्की पैकेजिंग हो जाती है किसके अंदर, एक प्रोकैरियोटिक सेल के डीएनए के अंदर. हमें बात करनी है ज्यादा किसके बारे में, वी हैव टू टॉक अबाउट द यूकैरियोटिक सेल. तो सेकंड हम अगले पेज पे बात कर लेते हैं, है ना. आई जस्ट कम बैक टू दिस पोर्शन. ये हो गया आपके पास प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में. आप जानते हैं प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियस तो है नहीं, सिर्फ न्यूक्लियोइड है, तो कुछ खास पैकेजिंग चाहिए नहीं होगी. मगर स्टिल अगर पैकेजिंग हो रही है तो वो हो रही है किसकी मदद से, दैट इज विद द हेल्प ऑफ पॉलीअमाइन्स. ठीक है, इसकी बात करते हैं. अब यूकैरियोट में बहुत ध्यान से सुनना. पहली बात, पैकेजिंग ऑफ न्यूक्लियस. हमारे पास न्यूक्लियस है तो न्यूक्लियस में क्रोमोसोम्स होंगे, क्रोमोसोम्स के अंदर डीएनए होगा. डीएनए को बाइंड करेंगे हम, किसके ऊपर बाइंड करेंगे वो भी इंपॉर्टेंट है. तो न्यूक्लियस अवेलेबल है, ठीक है सर. इसके अलावा अब वो जो न्यूक्लियस है, क्या आपको न्यूक्लियस के बेसिक कैरेक्टर याद है, जो हमने न्यूक्लियस पढ़ा था, या मैं कहूं न्यूक्लियस के अंदर कौन है, डीएनए है, जिसकी हमें पैकेजिंग करनी है. वो डीएनए कैसा था, ये डीएनए जो था ये इट वाज नेगेटिवली चार्ज, इट वाज नेगेटिव एज वेल एज बेसिक इन नेचर. मतलब कि अब हमें इसको चिपकाने के लिए, अब इसे बंद करने के लिए जो हमें चाहिए वो कैसा होना चाहिए, दैट शुड बी एसिडिक एंड दैट शुड बी पॉजिटिवली चार्ज. अब वो कौन होते हैं, वो होते हैं हिस्टोन प्रोटीन्स. ठीक है, तो सेकंड वी कैन से फॉर पैकेजिंग हमें क्या चाहिए होगा, वी नीड एसिडिक एंड पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन्स. और वो कौन से प्रोटीन्स हैं, दे आर नथिंग बट हिस्टोन प्रोटीन.
हिस्टोन प्रोटीन्स। बट ध्यान रखना कि ये जो हिस्टोन प्रोटीन्स हैं ये सिर्फ लूज पैकेजिंग में इस्तेमाल होते हैं, सिर्फ और सिर्फ लूज पैकेज। ये सिर्फ क्या कर पाते हैं, ये सिर्फ लूज पैकेजिंग कर पाते हैं, कोई टाइट या फिर हाई पैकेजिंग नहीं कर पाते। ठीक है, अगर आप इस डायग्राम को देखोगे तो आप देख पा रहे हैं कि इसमें कितनी हाईली पैकेजिंग हो रही है। तो यहां तक जो काम चलाने वाली बात है कि भाई एक ये गोल गोल से स्ट्रक्चर्स के ऊपर बांध दिया डीएनए को, वो कर लेंगे कौन, आपके हिस्टोन प्रोटीन्स कर लेंगे। बात करते हैं हिस्टोन्स के बारे में थोड़ी बहुत, फिर हम आएंगे आपके जो हाई पैकेजिंग होती है वो किसकी मदद से होती है। तो अगर मैं इन हिस्टोन्स की बात करूं तो आप कहेंगे हिस्टोन जो है एक ऑक्टामर स्ट्रक्चर बनाते हैं, ऑक्टामर स्ट्रक्चर बनाते हैं, है ना। पहली बात, ये जो आपके हिस्टोन्स है दे आर पॉजिटिवली चार्ज। दूसरी बात, ये एसिडिक होते हैं। तीसरी बात, ये ऑक्टामर की फॉर्मेशन करते हैं। चौथी बात जो ध्यान रखनी है इनके बारे में, दैट इज कि ये जो हिस्टोन्स है ना ये अलग अलग तरह के होते हैं, जैसे H1, H2A, H2B, H3, H4, ये इनके टाइप्स हैं, ये इनके टाइप्स हैं। क्या आपको दिख रहा है, दिख रहा है ना। तो दीज आर द टाइप्स ऑफ हिस्टोन। और अगर मैं इनका स्ट्रक्चर बनाना चाहूँ तो कुछ ऐसा सा स्ट्रक्चर बनेगा इनका कि ये है हमारे पास 1 2 3 4, ये हो गया आपका H2A, ये H2B, दिस इज H3, दिस इज H4, और ऐसे इनके पीछे भी होंगे। ठीक है, ऐसे पीछे, ये इट्स अ 3D स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ये पीछे होंगे और यहीं पे साइड में लगा होता है H1 जिनको बाइंड कर देता है, दिस इज H1। तो सारे के सारे हिस्टोन हो गए। अब हिस्टोन होने के बाद यहाँ पे लिपटेगा कौन, यहाँ पे लिपटने के लिए आएगा एक डीएनए। तो डीएनए यहां से चालू हुआ है, एक कंप्लीट सर्कल मारा और फिर यहां से बाहर निकल गया। तो कितना डीएनए, एक तो पूरा सर्कल प्लस में 3/4 टर्न ऑफ डीएनए। इतना टर्न डीएनए करता है किस पे, एक हिस्टोन पे, ऑन वन हिस्टोन। एक हिस्टोन पे इतने टर्न्स जो है वो कंप्लीट होते हैं। और फिर यहां से ऐसे आप देखोगे एक और नेक्स्ट वाला क्या आ जाएगा, नेक्स्ट वाला हिस्टोन आ जाएगा, उसके ऊपर वापस से ही डीएनए जाएगा और डीएनए जाके वापस से अपनी टर्न कंप्लीट करेगा और निकल जाएगा आगे, है ना। तो वी कैन से ये जो पार्ट बच गया, एक ये और एक ये, तो दो हिस्टोन के बीच का जो डीएनए बच गया, इस डीएनए को आप कहते हो लिंकर डीएनए, लिंकर डीएनए। ठीक है, इसे आप कहते हो लिंकर डीएनए। और ये जो हिस्टोन जिसके ऊपर आपने डीएनए को बाइंड कर दिया है, दिस हिस्टोन प्लस में दिस डीएनए, इसे आप कहते हो न्यूक्लियोसोम, न्यूक्लियोसोम। तो मान लो एक दिस इज द हिस्टोन, इसके ऊपर ऐसे डीएनए बाइंड हो गया है, तो दिस इज द स्ट्रक्चर कॉल्ड एज अ हिस्टोन, सॉरी न्यूक्लियोसोम। ये हो गया आपका न्यूक्लियोसोम। अब ये आ गया एक और, फिर आ गया एक और, यहाँ पे भी लिपटेगा इस तरीके से, ये एक और न्यूक्लियोसोम, फिर ये एक और, इसके ऊपर ऐसे लिपटेगा और फिर ये एक और न्यूक्लियोसोम हो गया। अभी जो स्ट्रक्चर आप देख पा रहे हैं 1 2 3 4, ये आपस में जुड़े पड़े हैं ना, तो वी कैन से लिंकर डीएनए प्लस में हिस्टोन प्लस में डीएनए, मतलब कि ये जो न्यूक्लियोसोम था प्लस में लिंकर डीएनए और जोड़ दो, इसमें लिंकर डीएनए और जोड़ दो। नाउ दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एज अ, दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एज अ सेंट्रोसोम या क्रोमैटोसोम, क्रोमैटोसोम। सेकंड, ठीक है, तो ये होगा कौन, आपका क्रोमैटोसोम हो गया। एंड नाउ दिस इज व्हाट वी गॉट द स्ट्रक्चर। वैसे देखते हैं और ज्यादा पैकेजिंग कैसे हो पाएगी इसकी। तो स्टार्टिंग से हमने क्या देखा, सबसे पहले हमने जाना कि यार हमारे पास एक सिंगल सा डीएनए था, लंबी सी तार थी, उस तार को हमने लपेटा किसके ऊपर, हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर। हिस्टोन के पास कौन से वाले अमाइनो एसिड होते हैं, तो इसके पास लाइसिन और आर्जिनिन, ये ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। यहाँ लिखा भी हुआ है, आप पढ़ भी सकते हैं कि जो हिस्टोन है इट इज रिच इन लाइसिन एंड आर्जिनिन। तो ये दो अमाइनो एसिड जो है ये इन प्रोटीन से मिलकर बना हुआ है, कौन, आपका हिस्टोन। ठीक है, पहली बात, हिस्टोन एसिडिक है, पॉजिटिवली चार्ज है, इसके पास कौन ज्यादा है, इसके पास आर्जिनिन, आर्जिनिन एंड इसके पास लाइसिन है ज्यादा मात्रा में। इसके अलावा ऑक्टामर स्ट्रक्चर है, 8 बॉल से बना हुआ है ना, और इस पे एक साइड में लगा हुआ है ये H1 और इस पे 1/3 टर्न ऑफ डीएनए कंप्लीट होती है एक हिस्टोन पे। हिस्टोन प्लस डीएनए इज कॉल्ड एज अ न्यूक्लियोसोम। अब ये न्यूक्लियोसोम
और दूसरा न्यूक्लियोसोम, इसके बीच में कौन है, लिंकर डीएनए। तो इस लिंकर डीएनए और इस न्यूक्लियोसोम को मिला के आप कहते हो क्रोमैटोसोम, क्रोमैटोसोम। ठीक है, तो वी आर डन विद दिस। देखते हैं और कैसे इसकी पैकेजिंग होगी, इससे ज्यादा पैकेजिंग कैसी होगी। तो दिस इज व्हाट वी हैव डीएनए, डीएनए के ऊपर ये ले पड़ गया, दिस इज क्या कहते हैं, इसे आप कहोगे न्यूक्लियोसोम, न्यूक्लियोसोम। अब ये एक न्यूक्लियोसोम, ये दूसरा न्यूक्लियोसोम, ये तीसरा न्यूक्लियोसोम, प्लस में बीच में कौन है, लिंकर डीएनए, दिस इज लिंकर डीएनए। तो दिस इज व्हाट वी कॉल एज ए क्रोमैटोसोम, क्रोमैटोसोम। अभी क्रोमैटोसोम आगे जाके क्या बनाएगा, ये वाला स्ट्रक्चर। तो आप देख पा रहे हैं एक लंबी सी तार बन चुकी है जिसमें ऐसे मोती से लगे पड़े हैं, इसको आप कहते हो क्या, इसको आप कहते हो बीट्स ऑन अ स्ट्रिंग, बीट्स ऑन अ स्ट्रिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, एक तार में ऐसे मोती लगे पड़े हैं, ऐसा स्ट्रक्चर बन चुका है। उसके बाद ये और कंडेंस होगा और क्या बन जाएगा, सोलेनॉइड। ये बन गया एक सोलेनॉइड स्ट्रक्चर, और फिर सोलेनॉइड के बाद फाइनली ये कंडेंस होगा और ज्यादा, और क्या बनाएगा, क्रोमैटिन बनाएगा। क्या बनाएगा, क्रोमैटिन। और क्रोमैटिन से फाइनली ये कन्वर्ट हो जाएगा इसमें क्रोमोसोम, क्रोमोसोम के अंदर। अब यहां तक की जो पैकेजिंग हो रही थी कि डीएनए जो है वो लिपट गया किसके ऊपर, एक हिस्टोन के ऊपर। इट वाज हैपनिंग विद द हेल्प ऑफ हिस्टोन प्रोटीन्स। लेकिन अब इसके बाद हायर पैकेजिंग करनी है, तो हायर पैकेजिंग के लिए कौन इस्तेमाल होते हैं, हायर पैकेजिंग के लिए इस्तेमाल होते हैं आपके ट्रिप्टोफैन और ट्रायोसिन। ट्रिप्टोफैन और ट्रायोसिन जो है ये हायर पैकेजिंग ऑफ डीएनए के लिए रिस्पॉन्सिबल है। आप अगेन देख सकते हैं ये डीएनए था, इसके ऊपर लगे कौन, न्यूक्लियोसोम। न्यूक्लियोसोम से क्या बना, क्रोमैटोसोम। उससे क्या बना, बीट्स ऑन अ स्ट्रिंग स्ट्रक्चर। उससे फिर बन गया आपका सोलेनॉइड। सोलेनॉइड के बाद क्या बन गया आपके पास, प्रॉपर्ली एक क्रोमोसोम बनके तैयार हो गया। और यहाँ पे कौन काम आए होंगे, यहाँ पे काम आए होंगे ट्रिप्टोफैन और ट्रायोसिन नाम के आपके अमीनो एसिड्स। ठीक है, दिस इज व्हाट वी आर डन विद। हमने ये वाला पार्ट भी यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। और एनीथिंग एल्स व्हिच इज लेफ्ट, ध्यान रखना कि एक न्यूक्लियोसोम में 200 बेस पेयर्स होती है। एक बना तो वो डीएनए से ही है ना न्यूक्लियोसोम, तो डीएनए की यूनिट क्या होती है, कैसे मेजर करते हो आप डीएनए को, विद द हेल्प ऑफ बेस पेयर्स। ठीक है, अब हम आगे बात कर लेते हैं कुछ एक्सपेरिमेंट्स के बारे में जो कि किए गए थे, है ना, जस्ट टू फिगर आउट कि भाई एक्चुअल में जेनेटिकल मटेरियल है कौन। ठीक है, तो फाइट चल रही है यार 3 चीजों में कि प्रोटीन्स हैं, आरएनए है या फिर डीएनए है, इनमें से कौन है जो कि एज अ जेनेटिकल मटेरियल काम करता है। तो उसके बीच में उसी को पता लगाने के लिए एक्सपेरिमेंट सामने आते हैं। 3 एक्सपेरिमेंट हमें पढ़ने हैं। सबसे पहले मैं स्टार्ट कर रहा हूँ विद द फर्स्ट एक्सपेरिमेंट जो कि था ग्रिफिथ के द्वारा किया गया है ना, उन्होंने माइस पे एक्सपेरिमेंट किया था। एंड व्हाट ही डिड, उन्होंने 2 स्ट्रेन्स लिए बैक्टीरिया के, एक लिया आर स्ट्रेन, एक लिया एस स्ट्रेन। ये जो आर स्ट्रेन है इट इज विरुलेंट, मतलब ये डेंजरस है, पॉइजनस है। और दिस इज नॉन विरुलेंट। आर स्ट्रेन इज नॉन विरुलेंट एंड एस स्ट्रेन इज विरुलेंट। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक एक करके इस विरुलेंट जो थे बैक्टीरिया के स्ट्रेन्स को, उसको इस माइस के अंदर इंसर्ट करवाया। अब माइस इज लाइक, मतलब मैं ही क्यों, है ना, मैंने क्या बिगाड़ है। तो अब पकड़ लिया तो पकड़ लिया, अब इसमें डालना पड़ेगा। तो इस एस स्ट्रेन को डाल दिया किसके अंदर, माइस के अंदर। तो माइस क्या हुआ, मर गया। ये मर गया, देखो पड़ा हुआ है कैसे, मस्त आराम से अपनी जिंदगी जी रहा था, चीज खा रहा था, टॉम के साथ साथ खेल रहा था, है ना, और यहाँ टपक पड़ा। अगले वाले केस में क्या हुआ, अब ये आर स्ट्रेन था, आप जानते हैं आर स्ट्रेन इज नॉन विरुलेंट, कुछ मतलब ये कुछ बीमारी कॉज करता ही नहीं है। तो आर स्ट्रेन को जब डाला गया इसके अंदर तो एज एक्सपेक्टेड इसमें कोई भी चेंज नहीं आया, और ये माइस अपना आराम से हंस से खेलते, है ना, चीज खा रहा है मस्त। ठीक है, अगला वाला केस आया जब हमने क्या किया, एस स्ट्रेन जो हम जानते हैं कि इट्स डेंजरस, इट्स विरुलेंट, हमने उसको हीट किल्ड कर दिया, है ना, एक हाई टेम्परेचर पे उसको हमने क्या किया, हीट कर दिया। अब हीटिंग के बाद क्या हुआ, हमने जैसा सोचा था कि यार ये हीट किल की वजह से एस स्ट्रेन काम नहीं करेगा और माइस जिंदा रहेगा, माइस उसी के हिसाब से जिंदा रहा। बिल्कुल सही, बढ़िया, है ना, माइस के बल्ले बल्ले 2 बार बच गया। अब आती है आखिरी बारी। आखिरी बार में क्या हुआ, अब हमने क्या किया, मिक्स ले लिया, आर भी ले लिया, एस भी ले लिया। आर हम जानते हैं नॉन विरुलेंट है, कुछ कॉज करेगा ही नहीं। एस जो कर सकता था उसको हमने हीट किल्ड कर दिया, तो नाउ दिस इज एक्सपेक्टेड कि यार इस बार लाइव जो माइस है वो जिंदा रहेगा, बच जाएगा। लेकिन इस बार जो हुआ वो हमारी एक्सपेक्टेशन से बियॉन्ड हुआ, और इस बार माइस मर गया बेचारा। ठीक है, ये मर गया, टपक पड़ा। ठीक है, तो दिस इज द केस जो हुआ। अब इस एक्सपेरिमेंट से कुछ खास कंक्लूजन तो नहीं निकली, लेकिन हाँ इतना समझ में जरूर आ गया कि यार आर स्ट्रेन जो कि नॉन विरुलेंट था, एस स्ट्रेन जो विरुलेंट था लेकिन हमने उसको नॉन विरुलेंट बना दिया। जब इन दोनों को एक साथ रखा गया तो कुछ ना कुछ तो है जिसने इस आर स्ट्रेन को विरुलेंट बना दिया,
क्योंकि एस स्ट्रेन तो बन नहीं सकता, वो तो हीट किल्ड है। तो कुछ तो ऐसा है जो एस वाले जो स्ट्रेन है उससे निकल के चला गया आर स्ट्रेन के अंदर और उसने उसको विरुलेंट फॉर्म कर दिया। तो वो क्या था नहीं पता, लेकिन हाँ इससे हमें आइडिया लग गया कि यार कुछ तो है जो कि ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल की तरह काम कर रहा है। तो वी कैन से समथिंग इज देयर विच ट्रांसफॉर्म आर स्ट्रेन बैक्टीरिया इनटू द विरुलेंट फॉर्म, जिसने आर स्ट्रेन जो कि नॉन विरुलेंट था उसको विरुलेंट बना दिया। ठीक है, ही नेम्ड इट एज अ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल विच ट्रांसफर आर स्ट्रेन इनटू द विरुलेंट फॉर्म। तो वो कुछ क्या था नहीं पता, लेकिन हाँ इससे आइडिया लग गया, इससे शुरुआत हो गई कि यार कुछ ना कुछ ट्रांसफर हो रहा है इधर से उधर, उधर से इधर। अब वो क्या ट्रांसफर है उसके लिए और एक्सपेरिमेंट किए गए। आता है अगला एक्सपेरिमेंट जो कि किया था किसने, एवरे, मैक्लियोड और मिकाटे। तो इन तीन साइंटिस्ट ने एक और एक्सपेरिमेंट किया। यू कैन सी दे कंक्लूडेड दैट डीएनए इज अ हेरिडिटरी मटेरियल बिकॉज इन द अच्छा ये मैं आपको बताता हूँ पहले हुआ क्या। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने तीन चीजें ली भाई, डाउट तीन चीजों में है ना। दे थॉट दैट जेनेटिकल मटेरियल कुड बी, जेनेटिकल मटेरियल कुड बी, क्या हो सकता है बताओ भाई, या तो डीएनए होगा या प्रोटीन होंगे या फिर आरएनए होगा। इन तीनों में तो डाउट है ना। अब इन तीनों के डाउट को क्लियर करने के लिए उन्होंने क्या किया, इन्होंने तीन चीजें ली, एक ली प्रोटीन, एक बार लिया डीएनए, एक बार ले लिया आरएनए। क्या किया इन्होंने, इस तरीके से बीकर टेस्ट ट्यूब्स ली, उसमें क्या डाल दिया इन्होंने, एस स्ट्रेन डाल दिया। क्या डाल दिया, एस स्ट्रेन डाल दिया। ठीक है, अब इसमें कौन है, इसमें एस स्ट्रेन है और पहले से आर स्ट्रेन भी है। आपको पता है एस और आर, इसमें कुछ तो ऐसा होता है कि यार जो एस स्ट्रेन है वो आर स्ट्रेन को विरुलेंट कॉज कर देता है, कुछ ना कुछ तो होता है ऐसा, है ना। तो आप देख पा रहे हैं कि इसमें क्या है आपके पास, हमने डाल दिया हीट किल्ड एस स्ट्रेन, हमने हीट किल्ड एस स्ट्रेन डाल दिया। कुल, और पहले से कौन है इसके अंदर, पहले से आपके पास पड़ा हुआ है आर स्ट्रेन जो विरुलेंट बन जाएगा। अभी तक तो नहीं है लेकिन बन जाएगा, अभी तक तो नहीं है लेकिन बन जाएगा। ठीक है, आगे क्या किया हमने, अब हमने इस टेस्ट ट्यूब में जिसमें पहले से आर स्ट्रेन था प्लस में हमने डाल दिया एस स्ट्रेन, वो भी हीट करके, साथ में हमने इसमें ना क्या कर दिया, इसमें प्रोटीएज नाम का एंजाइम डाल दिया। क्या डाल दिया, इस फर्स्ट वाले केस में फर्स्ट टेस्ट ट्यूब में हमने क्या डाल दिया, आप जानते हैं इसमें प्रोटीन्स भी थे, इसमें आरएनए भी था और इसमें डीएनए भी था। लेकिन जैसे ही हमने इसमें प्रोटीएसेस डाल दिए, क्या करते हैं प्रोटीएस, आपको पता है प्रोटीन्स को गायब कर देंगे। तो प्रोटीन्स नहीं है इस वाले बीकर के अंदर, अब प्रोटीन्स नहीं है और हमने क्या पाया कि जो सॉल्यूशन हमने निकाला है, इस सॉल्यूशन के अंदर जो एस स्ट्रेन है, जो आर स्ट्रेन जो भी है, वो कैसा है, वो स्टिल नॉन विरुलेंट है। इट इज स्टिल विरुलेंट। जो आर स्ट्रेन यहाँ पे स्टार्टिंग में नॉन विरुलेंट था, वो अभी भी कैसा है, विरुलेंट है। ठीक है, अगला वाला केस देखो, हमारे पास एक सॉल्यूशन है, उस सॉल्यूशन में क्या क्या था, आरएनए था प्लस में डीएनए था प्लस में प्रोटीन्स थे। इस बार हमने क्या डाल दिया, इस बार हमने इस वाली टेस्ट ट्यूब में डाल दिया आपका, पहले क्या डाला था हमने, प्रोटीएज, अब डाल देंगे हम आरएनएस। तो जब हमने आरएनएस को डाला तो स्टिल बट वी फाउंड कि यार इस बार अगेन जो हमारे पास आर स्ट्रेन था जिसको विरुलेंट होना चाहिए था, वो विरुलेंट वापस से हो गया। तो इट इज स्टिल विरुलेंट। ठीक है, मतलब कि उस सॉल्यूशन के अंदर आरएनए हो या प्रोटीन हो, कुछ खास फर्क नहीं पड़ रहा है ना। जो आपके पास कौन है, जो आपके पास आर स्ट्रेन है और जो एस स्ट्रेन है जो कन्वर्ट हो रहे हैं, उन्हें प्रोटीन्स और आरएनए से कुछ लेना देना है ही नहीं। तीसरे वाले केस में क्या हुआ, आप जानते हैं तीसरे वाले सॉल्यूशन में वापस हमारे पास क्या था, डीएनए भी था, आरएनए भी था और प्रोटीन्स भी थे। इस बार जब हमने इस सॉल्यूशन के अंदर आर स्ट्रेन और एस स्ट्रेन तो पहले से है ही, लेकिन इस बार हमने जब डाल दिया क्या, डीएनए, तो डीएनए मर गया बेचारा, डीएनए है नहीं इस सॉल्यूशन के अंदर। और जब डीएनए नहीं था तो हमने क्या पाया कि जो विरुलेंट फॉर्म, जो नॉन विरुलेंट फॉर्म थी आर स्ट्रेन की, वो कन्वर्ट नहीं हो पाई विरुलेंट वाले में, इट इज नॉन विरुलेंट। तो मतलब वो क्या था, वो किसकी प्रेजेंस में जो आर स्ट्रेन था वो विरुलेंट बन जा रहा था, वो बन पा रहा था डीएनए की प्रेजेंस में। जैसे ही हमने डीएनए को हटाया वो विरुलेंट नहीं बन पाया, बाकी केस में आप देख पा रहे हैं विरुलेंट बन जा रहा है। तो मतलब कि वो कौन है जो ट्रांसफॉर्म करवा रहा है, वो डीएनए है जो कि ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल की तरह काम कर रहा है। वो इस वाले एक्सपेरिमेंट से प्रूफ हो गया। तो आप पढ़िए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कह रहा है दे कंक्लूडेड दैट डीएनए इज अ हेरिडिटरी मटेरियल जो ट्रांसफर होता है बिकॉज इन द प्रेजेंस ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग टेक्स प्लेस नॉट इन द प्रेजेंस ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन। बिकॉज डीएनए की प्रेजेंस में ही ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, इन दोनों की प्रेजेंस में या एब्सेंस में कुछ फर्क नहीं पड़े।
ये हो या ना हो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जैसे ही डीएनए गायब हो गया तो डीएनए नहीं है तो ट्रांसफॉर्मिंग भी नहीं हो रहा, डीएनए है तो ट्रांसफॉर्मिंग हो जा रहा है। सिंपल, कुछ खास मुश्किल नहीं था, है ना। बस लैंग्वेज समझनी थी, वो आपने यहाँ पे देख लिया, ऑब्जर्वेशन भी आप देख पा रहे हैं। अब आते हैं लास्ट, एक और एक्सपेरिमेंट हमारे पास था, है ना। ये इस वाले एक्सपेरिमेंट को भी समझ लेते हैं थोड़ा सा। ये देखो, ये है आपके पास तीसरा एक्सपेरिमेंट। अबे नाम चेंज करो, नाम गलत है। दिस इज हर्शी एंड चेज एक्सपेरिमेंट, ठीक है। अब इस एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ, नाउ जस्ट फोकस ऑन माय वर्ड्स कि यार ये जो एक्सपेरिमेंट था ना, इट वाज मोर क्लियर कट वे, जिसने हमें बताया कि यार एक्चुअल में डीएनए इज द जेनेटिकल मटेरियल, नॉट द आरएनए, नाइदर द प्रोटीन, ठीक है। कैसे पता लगा, तो उसके लिए एक्सपेरिमेंट था प्रॉपर हमारे सामने, और इस एक्सपेरिमेंट पे मूव करने से पहले मैं आपको थोड़ी बहुत इसकी सेटिंग, इसकी थीम समझा दूं, हो क्या रहा है इसमें। यहाँ पे हम एक लेने वाले हैं बैक्टीरियोफेज, जो आप जानते हैं कि एक वायरस होता है, जो एक क्या होता है, वायरस होता है। और एक हम क्या ले रहे हैं, एक हम ले रहे हैं एक बैक्टीरिया। सेम यहाँ पे ये हो गया पहला केस। दूसरे केस में भी क्या किया हमने, एक ले लिया वायरस जो बैक्टीरियोफेज है, जो कि इस बैक्टीरिया को मारेगा, और ये है हमारा बैक्टीरिया जिसकी बलि चढ़ने वाली है। बीच में बना दी मैंने सेपरेशन, ताकि हम दो केसेस को पढ़ पाए, ठीक है। अब क्या हुआ, हमें इन दोनों को ना सॉल्यूशन में डालना है। सॉल्यूशन में डालते क्या होगा, आप जानते हैं, ये वायरस जो है ये इस बैक्टीरिया पे अटैक कर जाएगा और अपना जीनोम इसके अंदर ट्रांसफर कर देगा। ये बात हम जानते हैं, है ना। ये एक्सपेरिमेंट के टाइम पे नहीं पता थी ये वाली बात। देखो हो क्या रहा है, हमने जो भी हम कर रहे हैं ना, उससे पहले हमने क्या किया, हमने एक काम कर दिया। हमने इस वायरस को एक पेट्री डिश जिसके अंदर फॉस्फोरस 32 रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस था, उसके अंदर डुबो दिया। अब फॉस्फोरस कहाँ मिलता है आप मुझे ये बताओ, प्रोटीन के अंदर या फिर डीएनए के अंदर। तो डीएनए की तीन चीजें थी, कौन कौन सी, पेंटोज शुगर और नाइट्रोजनस बेसिस और तीसरा फॉस्फेट। तो मतलब फॉस्फोरस मिलता है किसके, डीएनए के अंदर या जीनोम के अंदर। तो हम कहेंगे यार जब हमने इस वायरस को इसके अंदर डुबोया तो यार जो रेडियो एक्टिविटी थी वो कहाँ आ चुकी है, रेडियो एक्टिविटी आ चुकी है इसके जीनोम के अंदर। अगले वाले केस में हमने इस वाले बैक्टीरिया को भिगो दिया, डुबो दिया किसके अंदर, एक पेट्री डिश के अंदर, एक पेट्री डिश के अंदर जिसमें क्या था, सल्फर 32, जो कि सल्फर रेडियो एक्टिव है ना। तो एक रेडियो एक्टिव सल्फर के अंदर जब हमने इसको डुबोया तो सल्फर कहाँ होता है, जीनोम में या फिर प्रोटीन कोट में। तो प्रोटीन के अंदर सल्फर पाया जाता है, ठीक है। यहां पे आ गया सल्फर, यहां पे चढ़ गई रेडियो एक्टिविटी। तो इस वाले केस में रेडियो एक्टिविटी कहां पे है, जीनोम के अंदर। इस वाले केस में रेडियो एक्टिविटी कहां पे है, प्रोटीन कोट के अंदर, और अंदर का जो जीनोम होगा वो नॉर्मल होगा, इट्स नॉर्मल जीनोम। अब हमने इन दोनों को कराया, इन दोनों को कराया। अब जानते हैं कि बैक्टीरिया के अंदर ये जो वायरस है ये बैक्टीरिया के अंदर कुछ डाल देगा। क्या डाल देगा वो हमें पता है कि जीनोम डाल देगा, मगर उस टाइम पे नहीं पता था। तो मान लो हमें भी नहीं पता, हम शुरू से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अब जो होने वाला है मैं आपको सीधा ना कंक्लूजन दिखाता हूँ। कंक्लूजन क्या निकली, ये हमारे पास एक टेस्ट ट्यूब है। टेस्ट ट्यूब में जो नीचे की तरफ होता है ना, टेस्ट ट्यूब में जो नीचे की तरफ होता है उसे आप कहते हो पैलेट, और जो ऊपर की तरफ होता है उसे आप कहते हो सुपरनेंट, सुपरटेंट, ठीक है। इट इज सुपरटेंट, ठीक है। सेम यहां पे हमारे पास क्या है, एक टेस्ट ट्यूब है। नीचे की तरफ कौन बैठा हुआ है, दैट इज पैलेट, और ऊपर की तरफ कौन है, सुपरटेंट। और मैं आपको ये भी बता दूं नीचे की तरफ कौन बैठ जाता है, नीचे की तरफ आता है हमारा वायरस, सॉरी बैक्टीरिया। नीचे आता है बैक्टीरिया, ऊपर होता है वायरस, ऊपर होगा वायरस, नीचे होगा बैक्टीरिया। ये हो गई थीम, कहानी हमारे इस एक्सपेरिमेंट की। अब आपको कुछ और नहीं देखना, आप सिंपली रिजल्ट पे कूद जाओ और रिजल्ट ध्यान से देखो। रिजल्ट में आप देखोगे कि यार जब हमने इसके अंदर इसको ट्रांसफर किया तो हमें क्या मिला कि यार यहाँ पे हमने पाया कि यार इस वाले एक्सपेरिमेंट के अंदर रेडियो एक्टिविटी कहाँ मिली, इस बैक्टीरिया के अंदर हमें मिली रेडियो एक्टिविटी। और इस वाले एक्सपेरिमेंट में हमें रेडियो एक्टिविटी मिली कहां पे, सुपरनेंट में। कहां पे, सुपरनेंट में, ठीक है। यहां पे देखो, अगर को बैक्टीरिया में रेडियो एक्टिविटी मिल रही है तो मतलब बैक्टीरिया में क्या ट्रांसफर हुआ है, ये अंदर वाला पार्ट। अंदर वाला पार्ट क्या था, जीनोम था। मतलब जीनोम ट्रांसफर हो जाता है, जीनोम ट्रांसफर हुआ तभी तो बैक्टीरिया के अंदर रेडियो एक्टिविटी आई ना। इस वाले केस में देखो,
यहां पे हमें बैक्टीरिया में रेडियो एक्टिविटी नहीं मिली, लेकिन सुपरनेंट में हमें रेडियो एक्टिविटी मिली है। और सुपरनेंट में कौन होता है? वायरस, है ना, वायरस। और वायरस पे आप जानते हैं प्रोटीन कोट थी, है ना। वायरस पे ऐसा क्या था जो कि रेडियो एक्टिव था? उसकी प्रोटीन की कोट। मतलब कि हमें इस सुपरनेंट में जो मिल रहा है वो है वायरस की प्रोटीन कोट, जो कि रेडियो एक्टिव हो चुका है ना। और नीचे पैलेट में हमें मिल रहा है बैक्टीरिया, तो मिल रहा है हमें, लेकिन वो नॉन रेडियो एक्टिव है, रेडियो एक्टिव नहीं है। और इस वाले केस में रेडियो एक्टिव क्या नहीं था? अंदर वाला पार्ट। ठीक है, अब आप कंक्लूजन से निकाल पा रहे हैं, कुछ कुछ बातें लिंक हो रही है आपके माइंड में। यार यहाँ पे एक्चुअली में अगर बैक्टीरिया के अंदर हमें रेडियो एक्टिविटी मिल रही है, तो यार जीनोम ही तो है जो इसके अंदर ट्रांसफर हुआ होगा, है ना। जीनोम ही तो है, तो यही तो आ गया हमारे पास रेडियो एक्टिव। और इस वाले केस में देखो, यहाँ पे हमारे पास अगर को मान लो ये वो जीनोम होता जो ट्रांसफर होता है, ये वो जीनोम होता जो ट्रांसफर होता है, तो ये हमें यहां मिलता। बैक्टीरिया में क्या मिला? नहीं मिला। इसका मतलब कि जीनोम, डीएनए जो अंदर वाला पार्ट है यही है जो ट्रांसफर होता है, बाहर वाला पार्ट ट्रांसफर नहीं होता। तो हेंस प्रूव किया डीएनए ही है जो ट्रांसफर होता है, प्रोटीन ट्रांसफर नहीं होता। ये इस एक्सपेरिमेंट का कंक्लूजन था। आप चाहें तो एक बार रीड कर सकते हैं। यहाँ पे देखो प्रॉपर्ली चीजें लिखी हुई है कि ये हमारे पास एक वायरस है, ये हमारे पास एक बैक्टीरिया है, हमने दोनों को सॉल्यूशन में डाला। इसका हमने जो जीनोम था उसे रेडियो एक्टिव कर दिया, इसकी जो प्रोटीन कोड थी हमने उसको रेडियो एक्टिव कर दिया, डाला, ब्लेंडिंग करी, सेंट्रिफिकेशन किया, लास्ट में जो सॉल्यूशन मिला आप देख पा रहे हैं, मोस्ट ऑफ द फॉस्फोरस 32 इज इन द पैलेट विद बैक्टीरिया। तो जो फॉस्फोरस था, जो रेडियो एक्टिविटी थी, वो कहां मिली है? पैलेट में। किसके अंदर? बैक्टीरिया के अंदर मिली है। तो मतलब कि जो इसके अंदर का जीनोम था वो ट्रांसफर हो गया बैक्टीरिया के अंदर। तो इसका कौन ट्रांसफर हुआ है? जीनोम ट्रांसफर हुआ है। जीनोम ट्रांसफर हुआ, कैसे पता? फॉस्फोरस मिला है। फॉस्फोरस कहां पे था? जीनोम के अंदर था। ठीक है, तो मतलब जीनोम ही ट्रांसफर होता है। इस वाले केस में आप देखोगे तो हमें क्या मिला? सल्फर मिला, रेडियो एक्टिव। कहां पे? वायरस के पास। तो सल्फर अगर मिला तो सल्फर कहां पे होता है? प्रोटीन कोट में। तो मतलब प्रोटीन कोट यहाँ पे जो है बैक्टीरिया के अंदर पहुंची ही नहीं है। तो दिस इज व्हाट द कंक्लूजन सेज फॉर दिस एक्सपेरिमेंट। एंड आप चाहें तो कुछ इसकी ऑब्जर्वेशंस भी पढ़ सकते हैं, है ना। आप देखिए यहाँ पे, सम बैक्टीरियोफेज वर ग्रोन इन द रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस मीडियम सो दैट द डीएनए विल बी रेडियो एक्टिव, पुट protein will not be radioactive because protein does not contain the phosphorus। ये हम पढ़ चुके हैं वैसे भी ना, कि हमारे पास एक टेस्ट ट्यूब थी, उसमें क्या था? फॉस्फोरस रेडियोएक्टिव था, और हमने क्या कर दिया? वायरस को इसके अंदर डाल दिया। आपको पता है कि फॉस्फोरस किस में होता है? डीएनए में। तो डीएनए कैसा हो जाएगा? रेडियोएक्टिव हो जाएगा ना। ये वही है, मतलब इट्स लाइक जो एक्सपेरिमेंट के स्टार्टिंग वाला पार्ट था वो मैंने आपको बता ही दिया ऑलरेडी, ऐसी कहानी है। ठीक है, तो ये हो गया आपका हर्शी एंड चेस का एक्सपेरिमेंट। आई होप ये भी आपको रिवाइज हो चुका होगा। और हमने बात कर लिया किसकी? आपके एवरी, मिकार्डे एंड मैक्लोइड एक्सपेरिमेंट के बारे में, और ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट के बारे में। ये 3 एक्सपेरिमेंट है जिन्होंने फाइनली प्रूव कर दिया कि यार हाँ, डीएनए ही है जो जेनेटिकल मटेरियल होता है। फाइन, बात समझ में आ गई। इसके बाद आता है आपका नेक्स्ट टॉपिक जो कि है रेप्लिकेशन और सेमी कंजर्वेटिव इन नेचर के लिए हमारे पास एक एक्सपेरिमेंट है। तो आइए इन दोनों टॉपिक को कंप्लीट करते हैं और फिर हम करेंगे कुछ क्वेश्चंस, एंड दैट इज हाउ वी विल एंड दिस पर्टिकुलर सेशन। ओके, देखिए, या फिर एक काम करते हैं दोस्तों, है ना, हम एक काम करते हैं, हम रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन और आपका एक लास्ट टॉपिक जो कि है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, इसको हम कर लेंगे आपके नेक्स्ट वाले पार्ट के अंदर। आज वाले पार्ट में हम एक काम करते हैं, काफी सारे क्वेश्चंस मेरे पास है, तो उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हैं, ताकि हमारा ये फर्स्ट पार्ट जो है, ये हमने जो पढ़ी है थ्योरी वाला पार्ट, इसमें थ्योरी कॉन्सेप्चुअल थिंग ज्यादा थी। अगले वाला जो सेशन आएगा उसमें हम काफी सारी कॉन्सेप्चुअल बातें करेंगे। आज थ्योरी बहुत ज्यादा थी, है ना, तो हमने थ्योरी वाला कवर किया, तो इस पर क्वेश्चंस करते हैं। अगले वाले सेशन में हम बात करेंगे किसके? कॉन्सेप्चुअल बातों के ऊपर। ठीक है, अभी मैं कुछ क्वेश्चंस करा रहा हूं आपको। लेट्स प्रोसीड टुवर्ड्स द क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपके सामने कह रहा है, फॉर द डबल स्टैंडर्ड डीएनए विच ऑफ द फॉलोइंग बेस रेशो ऑलवेज इक्वल्स टू 1। तो इनमें से क्या है जो हमेशा 1 के बराबर होता है? तो आपको अगर चारगाफ रूल याद हो तो एक बात उसमें ऐड कर लो कि यार चारगाफ रूल जो होता है वो हमेशा वैलिड होता है डबल स्टैंडर्ड डीएनए के लिए, नॉट फॉर द सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए। ठीक है, आइए इसका क्वेश्चन इसका जवाब देखते हैं। तो A+ में T और G+, हम सिंपली हम जानते हैं कि जो प्यूरिन होते हैं दैट इज इक्वल्स टू पायरिमिडीन। दिस इज अकॉर्डिंग टू पायरिमिडीन, दिस इज अकॉर्डिंग टू व्हाट? चारगाफ। ठीक है, प्यूरिन क्या होते हैं? A+ में G विल बी इक्वल्स टू C+ में T। और हमें 1 चाहिए, तो इसको नीचे लेके आ जाओ डिनोमिनेटर में, तो दिस प्लस में दिस इक्वल्स टू 1। चेक कर लो क्या होगा इसका आंसर। A+ में G और अपॉन में C+ में T। ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट आंसर। ठीक है,
Next question is saying a segment of DNA has 120 adenine and 120 cytosine bases. The total number of nucleotide presented in the segment is, बताओ कितने सेगमेंट्स जो है अवेलेबल रहे होंगे न्यूक्लियोटाइड के अगर को 120 एडेनिन एंड 120 साइटोसिन जो है अवेलेबल है। तो काफी अच्छा क्वेश्चन है, काफी डीप थिंकिंग आपकी लगेगी इसमें। देखिए बताओ, ट्राई कीजिए एक बार इसको, देखिए आंसर टुगेदर, साथ में देखते हैं इस आंसर को, है ना। आपने आई होप ट्राई किया होगा। अभी कह रहा है कि 120 एडेनिन है, तो एडेनिन के साथ कौन होता है? थाइमिन होता है। एडेनिन और थाइमिन साथ में होता है, तो अगर 120 हमारे पास एडेनिन है तो ऐसे कितने होंगे? दिस इज 120। और कह रहा है कि साथ में कितने हैं? 120 साइटोसिन भी है। तो साइटोसिन आपको पता है कि ये एक साइटोसिन है, इसके साथ कौन होता है? ग्वानिन होता है, ठीक है। तो ऐसे 120 ये होंगे, ठीक है। यहां से लेके 120 ये हो गए और यहां से लेके 120 तक ये हो गए। मतलब इतना लंबा हमारे पास क्या है? इतना लंबा हमारे पास एक डीएनए है। अभी कह रहा है टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट इन दिस सेगमेंट। अब बताओ इस पूरे सेगमेंट में कितने न्यूक्लियोटाइड होंगे? तो आपको पता है कि यार एक नाइट्रोजनस बेस के साथ एक न्यूक्लियोटाइड जुड़ा हुआ होता है। लाइक फॉर एग्जांपल दिस इज द स्ट्रक्चर, ये हो गया शुगर, है ना। दिस इज नाइट्रोजनस बेस और यहाँ पे होगा आपका फॉस्फेट। दिस इज द स्ट्रक्चर फॉर न्यूक्लियोटाइड जिसमें एक नाइट्रोजनस बेस है। तो ये एक नाइट्रोजनस बेस ऐसे कितने हो गए? 120 प्लस 120 240। अब 240 इस तरफ है तो 240 उस तरफ भी होंगे, तो कितने हो गए? 480, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, 480 विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। अगले सवाल पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रेजेंट्स इन डीएनए। डीएनए में इनमें से क्या प्रेजेंट होता है? तो राइबोस या फिर आपके यूरासिल, प्यूरिन्स या फिर ऑल ऑफ दीस। यस, देखें आंसर, ऑप्शन नंबर सी प्यूरिन। आप जानते हैं यूरासिल एंड राइबोस जो है दे आर प्रेजेंट इन आरएनए, नॉट इन द डीएनए, ठीक है। अगला सवाल कह रहा है विच टाइप ऑफ बॉन्ड प्रेजेंट इन द राइबोस शुगर एंड द प्यूरिन इन न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड के अंदर, है ना, जो आपके पास राइबोस शुगर है और प्यूरिन है, इनके बीच में कौन सी बॉन्ड प्रेजेंट होती है? 9, मतलब नाइट्रोजन एट 9 पोजीशन एंड कार्बन एट 1 पोजीशन ऑफ द ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड लिंकेज, या फिर नाइट्रोजन एट 1 पोजीशन एंड कार्बन एट 1 पोजीशन ऑफ ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, या फॉस्फोएस्टर बॉन्ड, या फिर फॉस्फो एनहाइड्रस बॉन्ड। सोचो और बताओ। पढ़ाया सारी बॉन्ड्स कराइए आपको अच्छे से, ना। तो अगर हम इसका आंसर देखें, लेट्स डू इट टुगेदर, तो कह रहा है कि राइबोस और प्यूरिन मतलब नाइट्रोजनस बेसिस और पेंटोस शुगर। तो शुगर और नाइट्रोजनस बेस के बीच में कौन सी वाली बॉन्ड होती है? दैट इज ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। अब ग्लाइकोसिडिक के दो ऑप्शन है यहाँ पे, है ना। तो मैंने आपको बताया था कि अगर प्यूरिन होगा तो प्यूरिन के केस में क्या होता है? नाइट्रोजन होता है 9 वाला और कार्बन होता है फर्स्ट वाला। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अगला सवाल, व्हाट टाइप ऑफ बॉन्ड प्रेजेंट इन द डीऑक्सी राइबोस शुगर एंड द एडेनिन। तो एडेनिन क्या आप जानते हैं? नहीं, मैं नहीं बताऊंगा, आप खुद से कीजिए, है ना, बिकॉज दैट्स गोइंग टू बी द आंसर। देखें, तो आई होप यू हैव ट्राइड द आंसर। द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज अगेन ऑप्शन नंबर ए, बिकॉज एडेनिन भी क्या होता है? एडेनिन भी एक तरह का प्यूरिन होता है, और प्यूरिन और शुगर के बीच में कौन सी बॉन्ड होती है? N9 NC1 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। अगला सवाल इसी के ऊपर बेस्ड है, बस वेरिएंट्स आ रहे हैं हमारे पास। कह रहा है फॉस्फेट और डीऑक्सीराइबो एडिनोसिन। तो दिस इज डीऑक्सीराइबो एडिनोसिन एंड दिस इज फॉस्फेट, दिस इज फॉस्फेट। बताओ इसके बीच में कौन सा बॉन्ड होगा? ये वाला बॉन्ड कौन सा होगा? सोचो और बताओ। तो आपको पता है यहाँ से वाटर जो है रिमूव हो जाएगा, यहाँ से ये वाला पानी जो है रिमूव हो जाएगा, और क्या बन जाएगा? यहाँ पे आपका एक बॉन्ड बन जाएगा विच इज फॉस्फोईस्टर बॉन्ड, मतलब ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव अ फॉस्फोईस्टर बॉन्ड, सॉरी फॉस्फोडाईस्टर बॉन्ड। फॉस्फोडाईस्टर बॉन्ड इनमें से किसमें प्रेजेंट होता है? ग्वानोसिन डाइफॉस्फेट, या फिर डाई न्यूक्लियोटाइड, एटीपी, या फिर ऑल ऑफ दीस। देखें, डाई न्यूक्लियोटाइड मैंने आपको सिखाया था कि इफ दिस इज वन न्यूक्लियोटाइड, दिस इज सेकंड न्यूक्लियोटाइड, तो उनके बीच में कौन सा बॉन्ड होगा? फॉस्फोडाईस्टर बॉन्ड, जो कि 2 ईस्टर बॉन्ड के जुड़ने से बनता है, ठीक है। अगला सवाल, इन अ पॉलीन्यूक्लियोटाइड, मतलब बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड चेन है विद 10 न्यूक्लियोटाइड विच हैज करेक्ट। तो कौन सी बात सही है अगर हमारे पास 10 न्यूक्लियोटाइड अवेलेबल है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। सोचो और बताओ।
9 फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड होंगे इसके अंदर, या 18 फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड होंगे, 20 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होंगे, या फिर 19 हाइड्रोजन प्रेजेंट्स होंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड्स प्रेजेंट होंगे। देखिए भाई, ये बात कर रहा है न्यूक्लियोटाइड की, नाइट्रोजनस बेसिस की बात नहीं कर रहा। अगर बेसिस की बात करेगा तो आपको ऐसे लेना पड़ेगा, इट इज वन स्ट्रैंड, दिस इज सेकंड स्ट्रैंड, और यहाँ पे ये एक एडेनिन लग गया, यहाँ पे आपका थाइमिन लग गया, कुछ इस तरीके से। तो आपको ये पूरा सेक्शन लेना पड़ेगा। मतलब यहाँ पे अगर एक न्यूक्लियोटाइड, तो यहाँ पे भी आपको एक और न्यूक्लियोटाइड गिननी पड़ेगी अगर नाइट्रोजनस बेसिस की बात करें। या बेसिस की बात नहीं करें, यहाँ पे सिर्फ न्यूक्लियोटाइड की बात करिए, तो हम कहेंगे यार 10 न्यूक्लियोटाइड है, तो 10 को जोड़ने के लिए हमें कितनी चाहिए होती है? 9 चाहिए होती है। लेकिन इन द केस ऑफ लीनियर, अगर मान लो वही केस सर्कल का होता, तो मान लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इन्हें जोड़ना है, तो कितने फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड चाहिए होंगे? तो आप जानते हैं 2 को जोड़ने के लिए 1 चाहिए होता है, तो ये हो गया आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, वापस 10 चाहिए होंगे। तो अगर सर्कुलर डीएनए या सर्कुलर न्यूक्लियोटाइड जो है अरेंज हो रखे हैं, सर्कुलर अरेंजमेंट है, तो जितने न्यूक्लियोटाइड उतने ही बॉन्ड फॉस्फोडाइस्टर। लेकिन लीनियर में क्या होता है? एक कम हो जाता है, तो दिस इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। अगर 10 न्यूक्लियोटाइड हैं जो कि लीनियरली अरेंज हो रखे हैं, तो इन दैट केस वी विल बी हैविंग द फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड्स। ठीक है सर, कहा तो है नहीं लीनियर है या फिर सर्कुलर है, तो यार सर्कुलर वाला ऑप्शन भी तो नहीं है ना। सर्कल वाला ऑप्शन होता तो मतलब ऑप्शन फिर तो 10 देता हमें आंसर, फिर तो मैं 10 बोलता ना, यहाँ पे 10 तो ऑप्शन में ही नहीं है ना, तो मतलब उसी की बात कर रहा है नॉर्मल लीनियर वाले की। अगला सवाल कह रहा है नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन द एडेनिन एंड थाइमिन। बहुत ही इजी क्वेश्चन है ना, आप जानते होंगे। तो एडेनिन और थाइमिन के बीच में कितनी बॉन्ड्स होती है? डबल हाइड्रोजन बॉन्ड्स होती है। अगला सवाल कह रहा है द फैक्ट दैट अ प्यूरिन बेस ऑलवेज पेयर थ्रू द हाइड्रोजन बॉन्ड विद द हेल्प विद द पायरिमिडीन बेस लीड टू द डीएनए डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। तो जो प्यूरिन है वो हमेशा पायरिमिडीन के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड्स के साथ जुड़ता है आपस में। तो इससे क्या होता है? इससे क्या डीएनए का एंटी पैरेलल नेचर बना रहता है, या फिर सेमी कंजर्वेटिव नेचर बना रहता है, या फिर यूनिफॉर्म विड्थ, उसकी जो चौड़ाई है, मतलब इफ दिस इज द डीएनए, तो उसकी जो चौड़ाई है वो बनी रहती है, मतलब दिस इज द विड्थ, वो मेंटेन रहती है, या फिर उसकी लेंथ मेंटेन रहती है। तो आपको पता है कि यार जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं उनकी वजह से क्या होता है? ये वाला जो डिस्टेंस है ये मेंटेन रहता है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल कह रहा है इन अ 100 बेस पेयर लीनियर डीएनए, तो 100 बेस पेयर्स है इस तरीके से, ये तो एक हो गया, ऐसे यहां से लेके यहां तक कितने हैं? 100 बेस पेयर्स है। 100 बेस पेयर लीनियर डीएनए, नंबर ऑफ फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड एंड द ग्लाइकोसिलिक बॉन्ड प्रेजेंट इन दैट। बताओ कितने ग्लाइकोसिलिक बॉन्ड होंगे और कितने फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड होंगे, आपको ये बताना है। सोचो और बताओ क्या होगा करेक्ट आंसर। देखें, आई होप यू हैव डन द क्वेश्चन। देखो, दो न्यूक्लियोटाइड को जोड़ने के लिए हमें चाहिए होता है एक फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। तो यहाँ पे हमारे पास 100 न्यूक्लियोटाइड इस तरफ है और 100 न्यूक्लियोटाइड उस तरफ है। तो 100 न्यूक्लियोटाइड को जोड़ने के लिए हमें कितने बॉन्ड चाहिए होंगे? 98 फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड चाहिए होंगे, है ना? कितने? 98 फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड चाहिए होंगे। सेम देयर ऑल्सो, यहाँ पे भी कितने चाहिए? 98 चाहिए होंगे फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड चाहिए होंगे, 98। तो 98 प्लस 98 कितना हो गया? 198, सॉरी 99 चाहिए होगा ना, मैं एक कम चाहिए होता है, दो नहीं एक कम चाहिए होता है, माय बैड, एक कम। तो 99 प्लस 99 कितना हो गया? 198 हो गया। और एक ही में ऑप्शन है वैसे तो, बाकी आप चाहो तो इसको भी देख लो, ग्लाइकोसिडिक। तो ग्लाइकोसिडिक कितना होता है? जितने न्यूक्लियोटाइड्स होंगे उतने ही ग्लाइकोसिडिक होंगे, बिकॉज ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड जो है वो न्यूक्लियोटाइड के अंदर ही आता है। तो कितने न्यूक्लियोटाइड्स हैं? 100 इस तरफ 100 इस तरफ, 200 होंगे ना, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला सवाल कह रहा है इन अ प्लाज्मिड ऑफ 100 बेस पेयर्स नंबर ऑफ ग्लाइकोसिडिक फॉस्फोडाइस्टर एंड द फॉस्फोईस्टर एंड फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड्स इज इक्वल्स टू। सोचो, ग्लाइकोसिडिक कितने होंगे, फॉस्फोईस्टर कितने होंगे और फॉस्फोडाइस्टर्स कितने होंगे? अगर को 100 बेस पेयर्स है, सेम क्वेश्चन है पहले की तरह, सोचिए और दीजिए जवाब। तो पिछले क्वेश्चन से हमें ये तो पता लग गया है कि सर इसमें कितने फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड्स हैं? 198।
है ना। बात किसकी की है, सर्कुलर या फिर आपके, अच्छा प्लाज्मिड की बात की। आप क्वेश्चन में चेंज आ रहेगा। जिसने क्वेश्चन को अटेंड कर लिया है बहुत बहुत मुबारक हो, है ना। जिसने नहीं किया है उनको भी मुबारक हो। सुनो मेरी बात को, कह रहे हैं प्लाज्मिड। प्लाज्मिड क्या होता है, प्लाज्मिड आपको पता होना चाहिए, इट्स अ सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड डीएनए। इट्स अ डबल स्टैंडर्ड डीएनए, मगर कैसा, सर्कुलर। तो ऐसा कुछ होगा यहाँ पे, ऐसे ही एक हो गया, ये दो हो गया, ये तीन हो गया, ऐसे कितने लगे होंगे, 100 लगे होंगे। ऐसे 100 बाहर लगे हुए होंगे, ऐसे 100 बाहर लगे हुए होंगे, ठीक है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि कितने ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है, तो आपको पता है जितने न्यूक्लियोटाइड उतने ही ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, मतलब 200 अगर न्यूक्लियोटाइड है, 200 अंदर 100 बाहर, तो 200 क्या हो गए, 200 आर एंड ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स, एंड ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स। दूसरा मैं आपसे पूछूं फॉस्फो ईस्टर कितने हैं, तो आपको पता है कि यार जो आपका एक न्यूक्लियोटाइड होता है उसके अंदर एक फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड होता है, तो अगेन 200 फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड हो गए, फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड्स हो गए। तीसरा सवाल आता है फॉस्फो डाइस्टर का। नाउ अगेन सेम केस, मैंने आपको बताया था कि इफ दिस इज 1 2 3 4 5, 5 न्यूक्लियोटाइड, तो 5 न्यूक्लियोटाइड को जोड़ने के लिए सर्कुलर अरेंजमेंट में कितने एन फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड चाहिए होंगे, तो एक इसको जोड़ने के लिए, एक इसको, एक इसको, एक इसको, एक इसको, 5 चाहिए होंगे। तो 5 के लिए 5 मतलब 200 के लिए कितने चाहिए होंगे, 200 चाहिए होंगे, 200 फॉस्फो डाइस्टर बॉन्ड, फॉस्फो डाइस्टर बॉन्ड, मतलब ऑप्शन नंबर सी, 200 200 एंड 200। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग हैव अ नेगेटिव चार्ज, इनमें से किसके पास नेगेटिव चार्ज होता है, डीएनए, आरएनए या फिर एटीपी या फिर ऑल ऑफ दिस। अब जानते हैं, है ना। डीएनए हैज अ फॉस्फेट एंड फॉस्फेट की वजह से उस पर क्या आता है, एक नेगेटिव चार्ज आ जाता है। ओके, अगला सवाल, नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट इन द डीएनए हैविंग द 50 फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड्स। अगर 50 फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड्स हैं तो कितने न्यूक्लियोटाइड अवेलेबल रहे होंगे। तो इट्स अ गुड क्वेश्चन, बट एक बात का बस ध्यान रखना, बस एक बात का ध्यान रखना कि ये डीएनए की बात कर रहे हैं, ये डीएनए की बात कर रहे हैं। आप करो क्वेश्चन को सॉल्व, शायद आप क्वेश्चन को देखने का नजरिया बदला होगा। तो हर एक वर्ड काफी इंपॉर्टेंट है। देखते हैं, बात कर रहा है डीएनए की। वैसे हम क्या गलती करते हैं, हम गलती ये करते हैं कि यार नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड पूछा है उसने, कितने न्यूक्लियोटाइड होंगे। हमें पता है कि यार अगर इसने कहा है 50 फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड है, तो अगर हमारे पास 4 फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड होते हैं तो कितने न्यूक्लियोटाइड होते हैं, 1 2 3 4 और 5, 5 होता है, मतलब एक ज्यादा होता है। तो अगर 50 कहे हैं तो 51 आंसर होना चाहिए। क्वेश्चन गलत है हमारा, क्वेश्चन गलत नहीं है, 51 नहीं होंगे। ये बात कर रहा है डीएनए की, और डीएनए में क्या ऐसे सिंगल स्ट्रैंड और क्या लीनियर होता है, नहीं। लीनियर होगा मगर सिंगल स्ट्रैंड तो ना होगा, डबल स्ट्रैंड होगा ना। तो फॉर एग्जांपल ऐसी सी कंडीशन हमारे पास है कुछ, एक ये रहा, एक ये रहा, ये हो गया डबल स्टैंडर्ड। अब आपको पता है इस तरफ 25, इस तरफ 25, टोटल कितने हैं, टोटल 50 है ना। टोटल कितने न्यूक्लियोटाइड्स हैं, देयर आर 50 न्यूक्लियोटाइड्स। तो 25 न्यूक्लियोटाइड्स जो है इधर होंगे और 25 न्यूक्लियोटाइड्स जो होंगे वो इधर होंगे, है ना। तो 25 अगर इधर हैं तो इधर आपके क्या है, 25 सॉरी 25 जो है आपके फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड्स है इधर। तो अगर 25 फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड्स इधर है तो न्यूक्लियोटाइड कितने होंगे, 26 होंगे। और उस तरफ भी अगर 25 फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड्स है तो 26 न्यूक्लियोटाइड रहे होंगे। 26 प्लस 26 मतलब 52 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला सवाल, प्यूरीन रिंग्स हैव नाइट्रोजन एट विच पोजीशन। प्यूरीन, पाइरिमिडीन में आपको बताया था नाइट्रोजन कौन कौन सी पोजीशन में पाए जाते हैं। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1 3 5 और 7 पे पाए जाते हैं ना, 1 3 5 7, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला सवाल कह रहे हैं अ न्यूक्लियोसाइड डिफर फ्रॉम अ न्यूक्लियोटाइड। इन दोनों में किसका डिफरेंस होता है, साइड में और टाइड में। देखें, फॉस्फेट का। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है, जस्ट फॉर अ प्रैक्टिस। ठीक है, कुछ क्वेश्चन इनमें से आपके नीट के भी हैं। जैसे मैंने आपको एक क्वेश्चन कराया था अभी, है ना, थोड़ी देर पहले, वो क्वेश्चन नीट का था। बाकी कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए भी, ताकि हमने अभी थ्योरी पढ़ी है और थ्योरी को ना हम बहुत जल्दी भूल जाते हैं, है ना। तो अभी हम बहुत सारे क्वेश्चन उस पर अगर लगा लेंगे ना, तो थ्योरी हमारे माइंड में एटलीस्ट रिटेन रहेगी अगले सेशन तक। फिर मैं आपको रिवाइज करा ही दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट कह रहे हैं नेट इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ डीएनए एंड हिस्टोन इज। डीएनए और हिस्टोन पे नेट इलेक्ट्रिक चार्ज कितना होता है। आपको पता है कि यार हिस्टोन इज पॉजिटिवली चार्ज
DNA is negatively charged. तो according to mathematics the answer will be 0. The answer will be 0. लेकिन ऐसा नहीं होता. It's not mathematics, it's biology, है ना. तो बायोलॉजी में ऐसा ना होगा. बायो में तो मैथ्स को माने बैठोगे, घुसाओगे अगर मैथ्स को बीच में तो चपेट पड़ेगा, या फिर तुम बस नंबर गए तुम्हारे, गवा दोगे नंबर, है ना. तो अगर हम बात करें यहाँ पे कि यार नेट इलेक्ट्रिक चार्ज कितना होगा, तो ऐसा नहीं है कि दोनों को आप प्लस माइनस कर दोगे, ऐसे नहीं होगा, है ना. इट्स विल बी सेम, इट विल रिटेन द सेम, है ना. डीएनए पे आपका नेगेटिव और हिस्टोन प्रोटीन पे पॉजिटिव रिस्पेक्टिवली. अगला सवाल, आउट ऑफ द 4 डबल स्टैंडर्ड डीएनए सैंपल्स व्हिच वन आउट शोज द मैक्सिमम मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर. ये क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ आपके होमवर्क के लिए. दिस क्वेश्चन इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, और मैं चाहता हूँ कि ये क्वेश्चन आप खुद से एक बार ट्राई करें, है ना. और फिर अगली क्लास जो होगी उसके स्टार्टिंग में ही मैं सबसे पहले इस क्वेश्चन के साथ स्टार्टिंग करने वाला हूँ, ठीक है. तो दिस इज अ होमवर्क क्वेश्चन, यू ट्राई टू सॉल्व दिस, कमेंट मी द आंसर. जिसका जो आंसर आएगा वो मुझे कमेंट करना, एंड देन वी विल डिस्कस द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इन नेक्स्ट क्लास, ठीक है. अगला सवाल, क्वेश्चन आप देख लीजिए, आपको स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लो. एंड नाउ अगला सवाल कह रहा है, व्हाट विल बी द परसेंटेज अमाउंट ऑफ गुआनिन इन इन अ डबल स्टैंडर्ड डीएनए इफ द अमाउंट ऑफ थाइमिन इज 20. तो थाइमिन दिया है 20, पूछ रहा है गुआनिन कितना होगा. तो सिंपल है, आपको पता है थाइमिन 20 है, तो एडेनिन भी कितना होगा, 20 होगा, ठीक है. तो 20 प्लस 20 कितना होगा, 40 हो गया. तो बचा कितना, 60%, बिकॉज आप जानते हैं ओवरऑल इज 100, ओवरऑल इज 100. तो अगर ये 20 ये 20 तो 40 हो गया. 40 ये है, तो बाकी ग्वानिन और साइटोसिन कितना होगा, कितना होगा, 60 होगा. तो अगर इसको आप इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो ग्वानिन के पास भी कितना आएगा, 30 आएगा, और साइटोसिन के पास भी कितना आएगा, 30 आएगा. दैट मीन्स किसका पूछा आपसे, थाइमिन का, नहीं ग्वानिन का. इट इज 30%, ठीक है, सिंपल है. अगला सवाल, अगला सवाल कह रहे हैं रिवर्स फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन इन द सेंट्रल डॉग्मा. हमने अभी नहीं किया है ना. वी विल डू दिस थिंग इन द नेक्स्ट सेशन, अगली क्लास में बात करेंगे. नेक्स्ट कह रहे हैं आपसे पास 174 बैक्टीरियोफेज के जो डीएनए है या जीनोम है उसकी लेंथ क्या होती है, या हाउ विल यू मेजर इट. वैल्यू आपको बताने, तो मैं आपको चार्ट दिखाया था, वो चार्ट लिखवाया था जिसमें आपके पास बैक्टीरियोफेज की थी, है ना, लैम्डा की थी, ये फाई की थी, और इकोलाई की, और ह्यूमन जीनोम की थी. वो चार्ट अच्छे से याद होना चाहिए, अगर याद नहीं है तो याद कर लो. इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 48502. बेस पेयर नहीं होगा, सिर्फ बेसिस होना चाहिए. यहाँ पे क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ लग रही है मेरे को, क्वेश्चन में गड़बड़ है क्या, नहीं, ऑप्शन नंबर बी, है ना. न्यूक्लियोटाइड का हो या फिर बेसिस का हो, एक ही बात है, ठीक है. अगला सवाल कह रहा है नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स पेयर इन द जीनोम ऑफ एस्टेरिचिया कोलाई. तो एस्टेरिचिया कोलाई के अगेन आपको बताना है कि जीनोम कितना होता है, कितना बड़ा होता है, 4.6 10 की पावर 6 या फिर 4.6 10 की पावर 7, 4.6 10 की पावर 8 या 4.6 10 की पावर 9. देखो देखें, ऑप्शन नंबर ए, है ना. हम ह्यूमन से कितना होता है, हमारे ह्यूमंस के लिए है 3.3 इंटू 10 की पावर 9, और इकोलाई के लिए कितना है, 4.6 इंटू 10 की पावर 6. अगला सवाल, 3 प्राइम एंड ऑफ पॉली न्यूक्लियोटाइड. बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड जुड़े हुए हैं आपस में. इसका जो 3 प्राइम एंड है वो किससे एंड होगा, तो आपको पता है नीचे की तरफ होता है 3 प्राइम एंड, जहां कौन लगी है, पेंटोज शुगर लगी है, और नीचे कौन लगा है, OH. तो ये किससे एंड हो रहा है, ये होता है 3 प्राइम एंड, और ऊपर की तरफ क्या होगा, फॉस्फेट, जो कि होगा 5 प्राइम. तो हमेशा रखना कि 5 प्राइम एंड फॉस्फेट पे एंड होगा, और 3 प्राइम एंड जो है OH पे एंड होगा. अगला, एक्सरे डिफ्रैक्शन जो डेटा है वो किसने दिया था, वॉटसन एंड क्रिक को. वॉटसन एंड क्रिक को एक्सरे डिफ्रैक्शन जो डेटा था, है ना, एक स्ट्रक्चर था डीएनए का, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, वो किसने निकाल के दिया था. तो इट वाज इट गिवन बाय चारगाफ, विल्कसन, फ्रैंकलिन, या फिर आपके बोथ विल्कसन एंड फ्रैंकलिन. तो सोचो, मैंने आपको बताया भी था इसका आंसर, देखें आंसर, दैट इज फ्रैंकलिन, ठीक है. फ्रैंकलिन जो थी, है ना, शी वाज अ लेडी जिसने एक्चुअली आई टोल्ड यू, है ना, कि उनको ओवेरियन कैंसर हो गया था जिसकी वजह से उनकी डेथ हो गई थी, एंड फाइनली शी कुड नॉट शेयर द नोबेल प्राइज. मगर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल वो इन्हीं का था इसके अंदर, के डीएनए का स्ट्रक्चर को ढूंढने का, ठीक है. तो फ्रैंकलिन वाज द साइंटिस्ट हु एक्चुअली गेव द डिफ्रैक्शन डेटा. बाकी कुछ बुक्स, जैसे अगर हम एनसीईआरटी की बात करें या फिर अगर हम बात करें जनरली, एक्चुअल में जो डेटा दिया था किसने दिया था, आपके फ्रैंकलिन ने दिया था. मगर कुछ बुक्स जो है इसको रेफर करती हैं एज बोथ, विल्कसन एंड फ्रैंकलिन, दोनों का नाम लेती है, मगर आपको पता होना चाहिए फ्रैंकलिन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है. अगला सवाल क्या है, टोटल लेंथ ऑफ ह्यूमन डीएनए.
हमारे ह्यूमन जो डीएनए है उसकी लेंथ कितनी होती है? तो आपको पता है 2.2 मीटर इज द लेंथ फॉर ईच सेल, राइट। अगला सवाल, बीट्स ऑन अ स्ट्रिंग स्ट्रक्चर इज सीन अंडर द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। आपको पता है ना कि दिस इज हिस्टोन, दिस इज लिंकर डीएनए, देन हिस्टोन, देन लिंकर डीएनए, देन हिस्टोन, देन लिंकर डीएनए, इट्स अ बीट्स ऑन अ स्ट्रिंग स्ट्रक्चर। तो ये जो है ये आपको माइक्रोस्कोप में दिखेगा एज द यूक्रोमेटिन, हेट्रोक्रोमेटिन, या फिर न्यूक्लियोसोम इन क्रोमेटिन, या फिर राइबोसोम्स इन पॉलीसोम्स। तो न्यूक्लियोसोम्स इन क्रोमेटिन में आपको ये स्ट्रक्चर देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अगला सवाल, पैकेजिंग ऑफ क्रोमेटिन हायर लेवल टू फॉर्म द क्रोमोसोम्स इज कैरिड आउट बाय। हायर लेवल पैकेजिंग जो है वो कौन करवाता है? तो आपको पता है लोअर लेवल पैकेजिंग कौन करवाता है? हिस्टोन करवाते हैं। मगर हायर लेवल पैकेजिंग की बात की जाए तो उसको करवाने में कौन सक्षम होते हैं? आपके नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स, ठीक है, जो कि ट्रिप्टोफैन और ट्रायोसिन में रिच होते हैं। और जो हिस्टोन है वो किस में रिच होते हैं? वो होते हैं लाइसिन और आर्जिनिन में रिच होते हैं, ठीक है। मैं लिख दूं इस बात को, ट्रायोसिन एंड ट्रिप्टोफैन में कौन रिच है? नॉन हिस्टोन प्रोटीन, जो कि हायर लेवल पैकेजिंग में इन्वॉल्व होते हैं। हायर लेवल पैकेजिंग में इन्वॉल्व होंगे। और जो हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं दे आर रिच इन आर्जिनिन प्लस लाइसिन, ठीक है। इस बात को एज ए नोट पॉइंट ध्यान रखना। अगला कह रहा है द टू स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए आर हेल्ड टुगेदर बाय। जो दो स्ट्रैंड्स है डीएनए की वो किस चीज की मदद से आपस में जुड़ी हुई होती है? दिस इज विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन हमारी आज की क्लास का कह रहा है न्यूक्लिक एसिड आर मेड अप ऑफ। न्यूक्लिक एसिड किस चीज से बना होता है? न्यूक्लियोटाइड से, नाइट्रोजनस बेसिस से, न्यूक्लियोसाइड से, या फिर अमाइनो एसिड से। तो इट इज मेड अप ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, है ना। तो दिस इज व्हाट वी एंड दिस सेशन। और हमने कुछ क्वेश्चंस कर लिए हैं, कुछ और क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, है ना। और बाकी जो थ्योरी वाला पार्ट है, थ्योरी में जितना भी कुछ था वो आपको नोट्स में लिख के दे दूंगा ऑलरेडी, है ना। तो आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। एंड दिस इज फॉर दिस सेशन। और अगर आपको ये सेशन पसंद आ रहे हैं, आप जानते हैं यार कि जो चैप्टर्स आपके 15 घंटे में होते हैं वो चैप्टर्स हम 1-2 घंटे में करवा रहे हैं। तो एक्चुअली ऑब्वियसली इट टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट्स फॉर अस ऑल्सो। एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब, है ना। शेयर विद योर फ्रेंड्स, दिस इज समथिंग विच वी नीड फ्रॉम यू। एंड दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन, है ना। और मिलेंगे हमारी आने वाली क्लासेस में। आपको कोई अगर टॉपिक पढ़ना है तो आप सिंपली मेरा नाम सर्च कर सकते हैं ऑन द यूट्यूब, दैट इज लक्ष्य सर और XYZ जो भी टॉपिक आपको पढ़ना है। एंड दैट्स ऑल फॉर दिस क्लास। विल सी यू इन नेक्स्ट सेशन, जहाँ पे हम पढ़ेंगे एप्लीकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन एंड सम अदर प्रोजेक्ट्स, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर दिस क्लास, बाय बाय।